हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरा टॉपिक आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन को। तो पोलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। तो सबसे पहली जो बुलेट पॉइंट की अगर मैं बात बोलूं, कीवर्ड की अगर मैं बात बोलूं, तो पहला चीज है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर। अब जो दोनों फ्लावर हैं, या तो एक ही फ्लावर हो सकता है, या तो दो अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं, और या फिर दो अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं किसी दूसरे प्लांट के समझते हैं। जरा इस चीज को हम बहुत आसानी से समझते हैं, ये सिंपल सी बात है। मैंने तीन तरह की बातें बोली। पहली चीज, अगर मैं यहां पे ले रहा हूं कि एक फ्लावर है, ठीक है, अगर मान लो कोई एक फ्लावर है, एक फ्लावर का मतलब क्या है कि यही उसका जो स्टिग्मा है और यहीं पे उसका स्टेमन है। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है यहां से ओरिजिनेट होता है, यहां से बन के यहां जाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है इन सेम फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है ना, एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर हो रहा है ऑफ सेम फ्लावर। इसको भी हम पोलिनेशन बोलेंगे। तो अगर मैं कीवर्ड की बात करूं, जो कीवर्ड आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है? पोलन ग्रेन का हो रहा है, इसीलिए इसको हमने पोलिनेशन वर्ड का नाम दिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार। तो ये चीज समझ आई, या तो सेम फ्लावर में हो सकता है, समझ में आ गया ना, सेम फ्लावर का एंथर है, सेम फ्लावर का स्टिग्मा है, सेम फ्लावर के अंदर भी हो सकता है। अब डिफरेंट फ्लावर में कैसे होगा? अगर मैं डिफरेंट फ्लावर की बात करूं तो डिफरेंट फ्लावर में मुझे ये चीज देखने को मिल सकती है कि बाय चांस प्लांट एक ही है। बाय चांस क्या है? प्लांट एक ही है। अब ये एक फ्लावर है, ठीक है, और ये दूसरा फ्लावर है। सिंपल से ही हम एकदम बेसिक से बहुत ज्यादा बेसिक से चल रहे हैं। तो यहां का जो तुम्हारा एंथर होगा, ठीक है ना, यहां के एंथर से तुम्हारा पोलन ग्रेन ओरिजिनेट हुआ। ये एंथर है, कैसा भी शेप में बना हो, लेकिन सिर्फ इमेजिन कर लो ये एंथर है, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, ये यहां से ओरिजिनेट हुआ है और यहां से आके गिरा है यहां का जो फीमेल पार्ट है उसके ऊपर। तो समझने वाली बात क्या है? सेम प्लांट है, लेकिन फ्लावर क्या है? दूसरा है। तो ये एक टाइप का भी पोलिनेशन है। और एक और टाइप का पोलिनेशन है जहां दो अलग अलग पेड़ है। जैसे एक पेड़ ये है और एक पेड़ मैं इसके बगल से खड़ा कर दूं और उसके फ्लावर पे मैं पोलन ग्रेन को पहुंचा दूं। ये वाला जो पोलन ग्रेन है या कोई और पोलन ग्रेन है, वो यहां से इसके फीमेल पार्ट के ऊपर जाके गिरे। ये चीज है। अब दो तरह के सवाल बनते हैं। सर, पहला सवाल जो एकदम बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट लोग हो वो पूछेंगे, सर अगर मान लो वो स्टेमन से उड़ा, एंथर से उड़ा और दूसरे एंथर पे जाके गिर गया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्लांट में कुछ प्रोसेस नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या है कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचना चाहिए। तो पहले डाउट क्लियर हुआ। दूसरा डाउट जो एक्चुअल में लॉजिकल डाउट है, सर मान लो अगर आम के पेड़ का जो पोलन ग्रेन है और जाके गिर गया आपके अमरूद के पेड़ के ऊपर, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत कॉमन सेंस है, कुछ नहीं होगा। ये बताना पड़ता है। जब मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चे इस तरह के भी डाउट पूछते हैं कि सर सेम स्पीशीज होगी या नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, सेम स्पीशीज होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या है? फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेम स्पीशीज के बीच में ही होती है। जबकि हम आर्टिफिशियल करवा रहे हैं तो बात अलग है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन नेचुरली हमेशा सेम स्पीशीज की होती है। सेम स्पीशीज मतलब ये भी आम का पेड़ होना चाहिए और ये भी आम का पेड़ होना चाहिए, ये एप्पल का और वो भी एप्पल का। ये चीज समझ आई ना। तो पोलिनेशन का मतलब आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बस इतनी चीज याद रखनी है। सेम और डिफरेंट फ्लावर में याद रखने के लिए इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट हम जब बाकी चीजें पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये देखो, ये जो मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं ना, ये आप मतलब समझ लो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का इकलौता इलाज है। ये जो डायग्राम, लाइन डायग्राम मैंने आपको बनवाया है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, पूरा याद होना चाहिए।
पोलिनेशन दो तरह का होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो दो तरह की चीजें इसमें आती हैं, एक आता है ऑटोगेमी और एक आता है जीटोनोगेमी। ठीक है, एक आता है ऑटोगेमी। अब देखो हर जगह कहां पे चल रहे हैं अपन, गैमी। गैमी जो शब्द है वो एक्चुअली में निकल के आया है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से। आज देखो अच्छी राइटिंग लिख रहा हूं, समझ में आ रही होगी सबके, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से निकल के आया, इसका मतलब ये है कि जो मेल पार्ट है पोलन ग्रेन वो एग से फ्यूज हो रहा है। ये आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो तीन तरह के वर्ड आप पढ़ोगे, एक ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। समझने की कोशिश करते। शब्द है ऑटो। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद से, ऑटोमेटिक, नाम सुना होगा ना। तो देखो यहाँ पे जो भी चीजें हैं ना, बायोलॉजी में आधी से ज्यादा चीजें, आप वर्ड का मीनिंग याद कर लो, आपका वैसे खत्म। तो क्या है, ऑटो मतलब खुद से, सेल्फ। जीटोनो, जीटोनो में क्या होगा कि एक ही पेड़ होगा, ठीक है ना। अब खुद से यहाँ पे क्या है, इसको भी समझा देता हूँ, वैसे तो बहुत बेसिक बात है, आई होप आपको आता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो मैंने बताया था ना, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर मतलब क्या, कि जैसे कि अगर ये फ्लावर है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, और स्टिग्मा ये बगल से रही आपकी एंथर। अब पोलन ग्रेन जो है यहां से उड़ा और इसके ऊपर ही गिर गया, सेम फ्लावर है ना। तो अगर सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है तो ऑटोगेमी, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से ही फर्टिलाइजेशन कर रहा है, खुद ही के फ्लावर से। नेक्स्ट, जीटोनोगेमी में क्या होगा कि आपका जो फ्लावर है वो एक ही पेड़ का है, आपका जो फ्लावर है वो एक ही पेड़ का है। ये देखो यहां से पोलन ग्रेन उड़ा और इसी प्लांट के, प्लांट क्या है, सेम है, प्लांट क्या है, सेम है, और एक ही पेड़ का दूसरा फ्लावर, एक ही पेड़ का डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, दिस इज जीटोनोगेमी। जीनोगेमी क्या होगी, जीनोगेमी होगी कि एक पेड़ ये रहा, दूसरा पेड़ ये रहा, सेम स्पीशीज का, ये भी मैंगो और ये भी मैंगो, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है यहां से उड़ा और इसके फीमेल पार्ट पे जाके लैंड कर गया, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट, एक पेड़ से दूसरे पेड़, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर इज जीनोगेमी। जीनो शब्द एक्चुअली में क्रॉस वर्ड को दिखाता है, ये दिखा रहा है ना, एक्स क्रॉस, ऐसे आप याद रखना कि जीनोगेमी ये होता है। अब देखो एक पेड़ से दूसरे पेड़ हमको पोलन ग्रेन ले जाना है, तो जाने का तरीका क्या होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, या तो एबायोटिक एजेंट या तो बायोटिक। इनको हम पोलिनेटर्स बोलते हैं, जो पोलिनेशन करवाते हैं। तो या तो एबायोटिक, ए मतलब एब्सेंट, बायो यानी कि ये जीवित नहीं है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है ना, ये नॉन लिविंग है सारे के सारे। और बायोटिक मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, लिविंग एजेंट्स। नॉन लिविंग में कौन आ जाएगा, एक विंड आ जाएगा, एक वाटर आ जाएगा। विंड वाले एनीमोफिली हो जाएगा, और हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब पानी, एनीमो यहाँ पे विंड के लिए है। बायोटिक मतलब जीवित जो है, जीवित में कौन है, इंसेक्ट आ जाएगा, एंटोमोफिली, बैट्स आ जाएगा, कायरेप्टरोफिली, स्नेल मेलेकोफिली, और बर्ड्स ऑर्निथोफिली। ये चीजें हमें डिटेल में पढ़ने को है तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये बेसिक समझ में आया ना। ये जो चार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। तो देखो अब हम आ गए ऑटोगेमी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के ऊपर। तो इसको समझने, इफ द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है ना, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा ऑफ एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगेमी। देखो ये है फीमेल पार्ट, ठीक है, रिसीव पोलन स्टिग्मा फीमेल पार्ट, और ये रहा आपका मेल पार्ट एंथर, ये जितने भी हैं तीनों के तीनों। पोलन ग्रेन यहां से उड़ा और यहां जाके लैंड कर गया, एक ही तो फ्लावर है, और अगर एक ही फ्लावर में अगर पोलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी को तो हम ऑटोगेमी बोलते हैं। ये चीज समझ आई ना। तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, डायग्राम याद रखो आप, तो सबसे बढ़िया चीज ये आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए है। जितने भी आपके बेसिक्स हैं वो क्लियर करने के लिए है कि अगर एक ही फ्लावर में ट्रांसफर है तो सेल्फ पोलिनेशन, अगर एक ही पेड़, ये सेम प्लांट है, अगर एक ही पेड़ के फ्लावर नंबर 1 से फ्लावर नंबर 2 पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ऑफ सेम प्लांट अगर गिरा है तो जीटोनोगेमी। और लास्ट, ये प्लांट नंबर 1 है
और ये प्लांट नंबर 2 है, दूसरा पेड़ है ये। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज बोलना मत भूलना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस मतलब डिफरेंट, ठीक है ना, ये चीज समझ आई ना। फिलहाल हम ऑटोगेमी की बात कर रहे थे। ऑटोगेमी एक्चुअली में 3 तरह की होती है, देखो अभी समझते हैं। एक होता है होमोगेमी, ठीक है, ये देखो होमोगेमी, पहला है होमोगेमी, दूसरा है क्लीस्टोगेमी। क्लीस्टोगेमी एक्चुअली में समझने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसे मैं दूसरे लेक्चर में समझाऊंगा। और लास्ट है बड पोलिनेशन, ठीक है। तो बड पोलिनेशन और क्लीस्टोगेमी जो है वो अपन बाद में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन नाम समझ लेते। तो ऑटोगेमी 3 तरह की है, होमोगेमी, क्लीस्टोगेमी, बड पोलिनेशन। होमोगेमी की हम यहां पे बात करते हैं। क्या होता है एक्चुअली में होमोगेमी में, कि होमोगेमी में एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ चेस्मोगेमस फ्लावर, यानी कि एक ओपन फ्लावर है, जैसे कि सादा फूल हम देखते हैं। ओपन लिखने की वैसे तो ऑब्वियस बात है, फ्लावर तो ओपन ही होता है, लेकिन फिर भी क्यों लिखा गया अभी ध्यान से देखना। नॉर्मल ये ओपन फ्लावर है, ये देखो इसी टाइप का नॉर्मल ओपन फ्लावर है। अब देखो क्या होगा, आर बॉन्ड टुगेदर बाय ग्रोथ एंड बेंडिंग और फोल्डिंग। तो या तो बेंडिंग की मदद से या फोल्डिंग, देखो समझो इस चीज को, एक फ्लावर ऐसा उगा, दूसरा फ्लावर बेंड हो गया, फोल्ड हो गया। बेंड मतलब क्या, ऐसा उग रहा था और ऐसा बेंड हो गया। फोल्ड हो गया मतलब क्या, कि ऐसी तुरंत ही फोल्ड हो गया। बेंड हो गया, फोल्ड हो गया, या तो उसकी ग्रोथ उस टाइप की हुई है, उसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन को ये बढ़ावा देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को ये बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल विंसा, मिराबिलिस एंड पोटैटो फ्लावर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लीस्टोगेमस फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑटोगेमी का ही दूसरा टॉपिक, दैट इज क्लीस्टोगेमस फ्लावर या फिर क्लीस्टोगेमी। इस चीज को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम वर्ड को पकड़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड क्लीस्टोगेमस या फिर क्लीस्टोगेमी। गैमी का मतलब मैंने सिंपल आपको समझाया था कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सिंपल दो गैमीट्स के बीच में अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसे मैं गैमी या गैमस वर्ड के नाम से बोलूंगा। क्लीस्टो जो वर्ड है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, क्लीस्टोस से निकल के आया है। क्लीस्टोस का मतलब होता है क्लोज्ड, बंद। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो ये जो वर्ड है ये एक्चुअली में क्लोज्ड फिस्ट से निकल के आया था, बंद मुट्ठी से। जैसे हमारी ये हाथ है, हमने ये बंद कर लिया, तो बंद मुट्ठी है ना, तो क्लीस्टो यानी कि क्लोज्ड फिस्ट से ये निकल के आया था, बंद मुट्ठी से निकल के आया था। और गैमोज, मैरिज जो बोल रखा है, मैरिज से ज़्यादा अच्छा वर्ड है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, आप याद रखो, क्योंकि बायोलॉजी में मैरिज वैरिज याद रखने से उतना आपका काम नहीं बनेगा जितना फ्यूजन ऑफ गैमीट्स याद रखने से बनेगा। तो सिंपल टर्म्स में पहली जो चीज़ जो मेरे समझ आई वो ये है कि क्लीस्टोगैमस मतलब क्या होता है या फिर क्लीस्टोगैमी मतलब क्या होता है। एक ऐसा फ्लावर जो कि क्लोज्ड है, एक ऐसा फ्लावर जो कि एकदम क्लोज्ड है और उसी के अंदर पोलिनेशन हो रहा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले बताऊं कि ये हम टॉपिक कैसे पढ़ रहे हैं और ऑटोगेमी का ये एग्जाम्पल कैसे है, तो समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, सबसे पहले व्हाट इज ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी मतलब मैंने बताया था सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, आपके एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में इज ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी 3 तरह की होती है, एक होमोगेमी जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक है क्लीस्टोगेमी, क्लीस्टोगेमी, और लास्ट है बड पोलिनेशन। तो अगर मैं क्लीस्टोगेमी की बात करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। वैसे ही मैंने बताया था ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का 12th का, बहुत ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं और ऑब्वियस सी बात है 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब इसके पास बहुत सारी ऐसी जगह है जहां से ये क्वेश्चन दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लीस्टोगैमस फ्लावर, द फ्लावर्स आर इंटरसेक्सुअल,
ठीक है। दे रिमेन क्लोज्ड यूजिंग सेल्फ पोलिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट और डायरेक्ट चीज़ें हैं। हो सकता है आपको कई बार ये चीज़ें पढ़ के समझ ना आए, पर देखो अभी मैं समझाऊंगा तो सब समझ आएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये क्लोज्ड है। तो क्या होता है कि इमेजिन करो एक बर्ड, इमेजिन करो एक बर्ड या फिर एक बंद क्लोज्ड स्ट्रक्चर। अब देख के इसको मोदक या प्याज मत बोलने लगना, ये सिंपल एक इमेजिन करो कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, एक बंद कमरा टाइप का है, जिसके अंदर आपका एक तो मेल पार्ट है दैट इज एंथर, या जिसको सिंपल आप स्टेमन बोलो, और दूसरा पार्ट है दैट इज स्टिग्मा। ये दिख रहा है। तो अब होता क्या है, ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो यहां से यहां गया, ट्रांसफर हुआ, सेम ऑटोगेमी है, सेम फ्लावर है। तो अब क्योंकि देखो बर्ड है, बंद है पूरा ऊपर से, यानी कि 100% इसमें सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगेमी ही होगी। कोई चांस नहीं है इसमें जीटोनोगेमी या फिर क्रॉस पोलिनेशन होने का किसी भी तरह से। एकदम बर्ड है, बंद है, जाएगा कहाँ, कुल मिला के पोलन ग्रेन तो यही लैंड करेगा इसके ऊपर। तो ये क्लिस्टोगेमस है। अब सवाल ये उठता है, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमको चीज़ें समझ आ गई, अगला हमसे क्या एमसीक्यू पूछेगा। अगला एमसीक्यू हमसे वो पूछता है कि भैया इसके एग्जाम्पल तो सुनाओ हमको, बाकी सब हमको समझ आ गया। तो बहुत सिंपल सा तरीका है एक चीज़ याद करने का। अभी देखो एक बार में समझ आएगा, देखना, ड्रॉसेरा, ठीक है। अगला ऑक्सीजन, कॉमन, वायोला। आप ये चार चीजें याद रखो, ड्रॉसेरा, ऑक्सीजन, कॉमन, वायोला। देखो याद करने का तरीका ऐसे, क्या है, ड्रॉसेरा कौन है, इंसेक्ट एक। तो इंसेक्ट जो है वो ऑक्सीजन का क्या करेगा, ये मैंने अपना एक जिंगल बनाया था। ये क्या बनाया था मैंने, अपना खुद का एक जिंगल, जिससे कि सारी चीजें मुझे एज इट इज याद रहती हैं। तो जिंगल मैंने क्या बनाया कि ड्रॉसेरा, ऑक्सीजन, कॉमन, वायोला। ड्रॉसेरा जो है एक इंसेक्ट होता है। अब ये जिंगल में मैं एक कहानी टाइप की बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये मत बोलना सर ड्रॉसेरा कहाँ से बीच में आ गई, ड्रॉसेरा का यहाँ पे कोई काम नहीं है, जिंगल में मैंने इसको यूज़ किया है। ड्रॉसेरा एक प्लांट का नाम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ड्रॉसेरा एक प्लांट का नाम है, लेकिन मैं आपको ऐसे याद करवाता हूँ कि इमेजिन करो ड्रॉसेरा एक इंसेक्ट है, उसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ड्रॉसेरा ऑक्सीजन कॉमन वायलेशन करती है। ऑक्सीजन क्या करती है, वायलेशन, उसे ऑक्सीजन कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो ड्रॉसेरा एक प्लांट है जो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा ऑक्जेलिस एक प्लांट है जो इसका एग्जाम्पल है। तीसरा कॉमेलिना एक प्लांट है, कॉमेलिना, इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। और वायोला, वायोला भी एक प्लांट है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, वायोला का नाम एक और दूसरे नाम से फेमस है, दैट इज कॉमन पेंसी। वायोला जो है वो कॉमन पेंसी के नाम से फेमस है, ठीक है ना। तो वायोला कॉमन पेंसी के नाम से फेमस है। अब यहां पे हमने टोटल 4 याद कर लिए, ड्रॉसेरा, ऑक्जेलिस, कॉमन, कॉमेलिना और वायोला, ये हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आया। बाकी ये बेंगलेंसिस, बाल्सम, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एनसीईआरटी के हैं जो मैंने बताए थे। अब हम समझते हैं व्हाट इज कॉमेलिना। कॉमेलिना की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इसमें क्लीस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। इसमें क्लीस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। नाउ व्हाट इज क्लीस्टोगेमस, व्हाट इज चेस्मोगेमस, ठीक है। तो देखो समझते हैं, क्लीस्टोगेमस वर्ड का मतलब है कि जो फ्लावर है वो एक्चुअली में क्लोज्ड है, जैसा कि अभी तक हम पढ़ रहे थे, फ्लावर कैसा है, क्लोज्ड है। और चेस्मोगेमस में क्या है, फ्लावर ओपन है, खुला हुआ है, जैसे बाकी के फ्लावर होते हैं। देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं, देखो कितने सुंदर फ्लावर है। तो बाकी सारे फ्लावर्स की तरह जैसा ओपन फ्लावर होता है वैसा ही ओपन फ्लावर है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, चेस्मोगेमस, ओपन फ्लावर। और क्लीस्ट मतलब तो मैंने बताया था, क्लोज्ड, फिस्ट लाइक। ये चीज समझ आई ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल और डेफिनेशन पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ और एग्जाम्पल है, देखो बर्ड बना हुआ है, इस टाइप का बर्ड दिख रहा होगा आपको, या फिर और क्लोजनेस से देखो ये इस टाइप का बर्ड दिख रहा होगा। एंथर और स्टिग्मा दोनों इसी के अंदर है, पोलिनेशन हो जाएगा तब ये बर्ड खुलेगा। जब हो जाएगा पोलिनेशन तो उसके बाद जो फ्लावर दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अब समझ आई ना, सबसे पहला ये बर्ड स्टेज,
उसको और करीब से देखा तो ऐसा कुछ देखा, और थर्ड फ्लावर खुलेगा तो ऐसा खुलेगा। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बर्ड पोलिनेशन, बर्ड पोलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा जो है वो इंटरसेक्सुअल होते हैं या परफेक्ट फ्लावर राइपन बिफोर ओपनिंग ऑफ द बर्ड्स। कुल मिला के ऑटोगेमी में हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है, सेल्फ पोलिनेशन हुआ, उसके बाद बर्ड ओपन होगा, उसके बाद फ्लावर खुलेगा। सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस एज अ रूल नियम बना लिया इनने कि सेल्फ पोलिनेशन करवाना ही है। एग्जाम्पल पूछे जाएंगे पी, वीट और राइस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक देख रहे हो ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, तो ये बर्ड के खुलने के बाद का ये वीट का ही एग्जाम्पल है। ये देखो वीट का और एग्जाम्पल, वीट का प्लांट है, इस टाइप का कुछ फ्लावर होता है, ये बर्ड हमेशा ऐसा बंद रहता है। तो ये रही स्टिग्मा, ये रहा स्टेमन। तो पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर गिर चुका है और जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसके बाद ये ओपन होगा, वरना कैसा रहेगा, वरना ऐसा रहेगा, वरना ऐसा रहेगा। ये चीज समझ में आ रही ना। ये देखो ऐसा वीट में आपने देखा होगा, इस तरह से देखा होगा, बंद रहता है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब वो खुलेगा। तो ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में हम जीटोनोगेमी को समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको किसी के भी अंडर हम पढ़े तो बहुत गलत होगा, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है और इसके ऊपर काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। स्टार्ट करते हैं जीटोनोगेमी से। जीटोनोगेमी सबसे पहले आता किस में है? तो अगर मैं इसको बात करूं तो ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इसका क्लासिफिकेशन, वेदर इट इज़ अ सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। इसका क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। जीटोनोगेमी अगर मैं बात करूं तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जनरली इसको इंक्लूड किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी चार्ट बताया था आपको, तो चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि पोलिनेशन जो है वो दो तरह के होते हैं। यहां समझते हैं, देखो पोलिनेशन जो है वो दो तरह के होते हैं जनरली। पहला है सेल्फ और दूसरा है क्रॉस। सवाल ये है कि ऑटोगेमी तो हमको समझ आ गया था कि भैया इसका तो सेल्फ पोलिनेशन में पूरा हक है, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ये फुलफिल कर रहा है, और जीनोगेमी जो है उसमें भी हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट वाला जो सिचुएशन है वो है जीटोनोगेमी, कि अब भैया इसको हम कहाँ रखें, वेदर वी शुड प्लेस दिस इन सेल्फ पोलिनेशन और वेदर वी शुड इंक्लूड दिस इन क्रॉस पोलिनेशन। इसी के ऊपर सबसे बड़ा डाउट है। अगर मैं इस डाउट को क्लियर करूं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डेफिनेशन का मतलब ये है कि ये है कोई एक सेम प्लांट, दिख रहा है ना। सेम प्लांट का मतलब सिंपल सी बात है, एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ है, ये देखो कॉमन ओरिजिन है, एक ही पेड़ है, एक फ्लावर उसका ये रहा और एक फ्लावर उसका वो रहा। ऑब्वियस सी बात है, जो पेड़ होते हैं उनमें एक से ज्यादा फ्लावर होते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने देखा एक फ्लावर ये रहा। अब पूछा ये गया है, डेफिनेशन में ये समझाया गया हमको कि इसकी जो एंथर है, इसकी जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन उड़ेगा और इसका जो स्टिग्मा है, इसका जो रिसेप्टर वाला पोर्शन है, स्टिग्मा वाला पोर्शन है, वहां पे जाके लैंड करेगा। इसकी स्टिग्मा पे जाके तुम्हारा पोलन ग्रेन लैंड करेगा। ठीक है, सिंपल। डायग्राम ही एक तो अच्छा नहीं बन रहा है, जरा सी जगह बची है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही समझा रहा है कि एक की एंथर से निकला और दूसरे की जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये रहा पूरा, वहां तक गया। ये देखो अब ठीक बना आखिरकार, यहां पे जाके पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है, एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जा रहा है ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। पेड़ एक ही है, फ्लावर अलग अलग है। अब इसको हम किस में इंक्लूड करें, ये इसकी डेफिनेशन। तो क्या पढ़ा, व्हेन पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू फ्लावर्स, दो फ्लावर है ऑफ सेम प्लांट, ये कीवर्ड था, दिस इज कॉल्ड जीटोनोगेमी। इतना समझ आया, डेफिनेशन समझ आई। अब देखो, अब इसके आगे पढ़ते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है।
डेफिनेशन के ऊपर तो क्वेश्चन इनने पूछना कर दिया बंद। इनने पूछना ये चालू किया कि जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है। अभी देखो आंसर मत रटो, अभी आंसर मत रटो, अभी क्या करो, कॉन्सेप्ट समझो। जेनेटिकल पॉइंट, सबसे पहले जेनेटिक। जेनेटिक अगर वर्ड लिखा है तो हम किस चीज पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे डीएनए पे, है ना। अगर जेनेटिक्स की बात लिखी है तो हम किस पे फोकस करेंगे, डीएनए पे। अगर पेड़ एक है, ध्यान से देखो, यहां पे मैं कुछ भी रटवा नहीं रहा हूं, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्चुअल। अगर प्लांट सेम है, अगर आप ही की बॉडी की बात हो रही है, तो क्या मैंने कभी आपको ये पढ़ा है, मैंने पूरा डीएनए का चैप्टर पढ़ा दिया, क्या मैंने कभी ये पढ़ा है कि यहाँ के हाथ का डीएनए आपका अलग होगा, पैर का डीएनए आपका अलग होगा? कभी भी ऐसा मैंने बोला? आपके सर के जो बाल हैं उनका डीएनए, उनके सेल में जो डीएनए होगा वो अलग होगा, आपके जो स्किन है उसमें डीएनए अलग होगा, और आपकी जो XYZ पोर्शन है वहाँ का डीएनए अलग होगा? नहीं बोला ना। एक बॉडी में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सिर्फ एक ही टाइप का डीएनए होता है। एक बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप का डीएनए होता है। ये समझ में आ गया ना। तो मैंने क्या बोला, अगर डीएनए सेम है, अगर डीएनए क्या है, सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए सेम है तो सेम चीज इसको माना जाएगा, और इसको हम बोल देंगे सेल्फ पोलिनेशन, खुद से ही पोलिनेट करना। नाउ नेक्स्ट अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिक्स। इकोलॉजी में हम सिर्फ फ्लावर को देखते हैं, सिर्फ एक फ्लावर को देखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा होते जा रहा है, लेकिन जरा ध्यान से सुनो, अभी क्लियर हो। तो फ्लावर को हम सिर्फ देखते हैं, फ्लावर तो दूसरा है ना, फ्लावर तो दूसरा है ना। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। इस हिसाब से किस में इंक्लूड हो गया, ये क्रॉस पोलिनेशन में। एनसीईआरटी पूछती है, या फिर नीट में, एम्स में कई बार सवाल आता है कि जीटोनोगेमी जो है वो सेल्फ पोलिनेशन है या क्रॉस पोलिनेशन। तो हमेशा क्वेश्चन में ये मार्क कर लेना कि जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है या इकोलॉजिकल। अब अगला सवाल, सर रटना पड़ेगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा। सर क्यों नहीं हो रहा? एक चीज याद रखो ना, एक कॉन्सेप्ट तो याद रखो। जेनेटिक में क्या होता है, डीएनए तो एक पेड़ का सेम ही होगा ना, सेल्फ पोलिनेशन है उसके हिसाब से। इकोलॉजिकल जस्ट उसका अपोजिट। ये चीज समझ आई। दूसरा सवाल, सर मान लो, जो ज्यादा भयंकर सवाल है, डायरेक्ट लिखा है जीटोनोगेमी इज एन एग्जांपल ऑफ, और 4 ऑप्शन है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, और यहां पे बोथ भी नहीं लिखा है और नन लिखा है। थर्ड कुछ और ही लिख दिया उनने, और चौथा नन दे दिया। तो क्या टिक करोगे? फिर टिक करना सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी भी इस बात को मानती है कि ये सेल्फ पोलिनेशन है। एनसीईआरटी भी जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेफरेंस देती है। ये चीज समझ आई ना। तो कुल मिला के ये जीटोनोगेमी है, बहुत टिपिकल है, लेकिन समझ में आने वाला है। आपको जो करना है वो जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखो, दूसरा वाला जस्ट उसका अपोजिट होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो समझ आया तो जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन चेस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लीस्टोगेमस फ्लावर। स्टार्ट करते हैं चेस्मोगेमस से। चेस्मोगेमस फ्लावर आर ओपन फ्लावर्स, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था, जितने भी नॉर्मल फ्लावर्स आप देखते हो जो कि खुले हुए रहते हैं, ओपन पेटल्स रहते हैं, उनके जो स्टिग्मा है, जो उनका स्टेमन है, दोनों के एक्सपोज्ड पार्ट दोनों एक्सपोज्ड रहते हैं, ठीक है ना, एक्सपोजिंग एंथर एंड स्टिग्मास, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, जो भी नॉर्मल आप फ्लावर देखते हो वो सारे के सारे चेस्मोगेमस फ्लावर, इसको ओपन फ्लावर भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट क्लीस्टोगेमस फ्लावर, वी कॉल देम क्लोज्ड फ्लावर्स, ठीक है ना। तो दिमाग में ये छोटी छोटी बातें, बेसिक्स जो हैं रखा करो, तो उनसे क्या होगा, आपके एमसीक्यू जल्दी सॉल्व होंगे। नाउ द फ्लावर रिमेन क्लोज्ड, सो डू द एंथर एंड स्टिग्मा आर नेवर एक्सपोज। जो एंथर और स्टिग्मा है वो कभी भी एक्सपोज नहीं होते। आफ्टर फर्टिलाइजेशन तब वो फ्लावर ओपन होता है। अगर इसकी मैं बताऊं तो इसका जो मेन मोटिव है वो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना, और सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं, 100% सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना। बात समझ रहा? 100%। तभी तो बर्ड क्लोज है, कि कोई चांस ही नहीं है कंटामिनेशन का। जो प्योर लाइन क्रिएट करना है, जो प्योर ब्रीड क्रिएट करना है, वो यही कर रहे हैं।
द फ्लावर में अंडरगो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पे इनने बोला है मे अंडरगो, यानी कि ये मे वर्ड लगा रहे हैं कि हमको नहीं पता क्या होने वाला है, या तो सेल्फ पोलिनेशन होगा या तो क्रॉस पोलिनेशन होगा। समझो इस बात को। मान लो एक फ्लावर है और उसका जो स्टिग्मा है फुली एक्सपोज्ड रखा हुआ है, एंथर जो है फुली एक्सपोज्ड है, कहीं का भी पोलन ग्रेन आ सकता है, कोई भी लोकेशन का पोलन ग्रेन आ सकता है जो स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सेम स्पीशीज का होगा जो स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा और फर्टिलाइजेशन को कैरी ऑन करेगा। ये चीज समझ आई ना। अब यहीं पे समझने वाली बात होती है, यहीं पे चीजें समझने की होती हैं। समझने की कैसे? कि ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही बताओ कि जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ आके लैंड कर रहा है तो कोई किसी भी उसका हो सकता है, जरूर थोड़ी ना इसी का ही हो। तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये तो, कि क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है अगर कहीं और बाहर से आया पोलन ग्रेन तो, और सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है अगर सेम ही उसके फ्लावर का हो तो दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने पहले ही बताया था, वही अपना मोदक वाला स्ट्रक्चर बना लो और इसी के अंदर आपकी स्टिग्मा रहनी है और इसी के अंदर आपकी जो एंथर है उसका स्ट्रक्चर रहना है। तो पोलन ग्रेन इसका ही लैंड करेगा क्योंकि ये 100% क्लोज्ड है, तो कोई चांस ही नहीं है कंटामिनेशन की। नेक्स्ट, अ पोलिनेटिंग एजेंसी इज ऑफन रिक्वायर्ड। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ हमको पोलिनेटर की एक ज़रूरत है जो पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। जैसे कि डिलीवरी बॉय होता है ना, पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय, एक जो लोकेशन से दूसरे लोकेशन सामान ले जाता है। तो एक पोलिनेटिंग एजेंसी की हमको यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे नो एक्सटर्नल पोलिनेटिंग एजेंसी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अंदर तो वैसे भी कोई एंटर कर ही नहीं पा रहा है, ये तो प्रोहिबिटेड एरिया, नो एंट्री एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कोई एंटर नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे एक्सपोज पार्ट है तो ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, द फ्लावर ऑफन प्रोमिनेंट होते हैं, कई डिफरेंट टाइप के कलर के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोमिनेंट है वो तो मेरे समझ में आ रहा है, प्रोमिनेंट है वो तो मेरे समझ में आ रहा है कि वेल एक्सपोज्ड है, प्रोमिनेंट है, तभी तो जो पोलिनेटर होते हैं जैसे इंसेक्ट वगैरह है, तभी तो यहाँ से पोलन ग्रेन उठाएगा और दूसरी जगह ले जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ऐसे फ्लावर कलरफुल होते हैं, ऐसे फ्लावर कलरफुल होते हैं। लेकिन अगर इनकी बात करूं तो ये वाइट भी हो सकते हैं जिसको हम कलरलेस बोलते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कलरलेस और वाइट एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाइट हो सकते हैं या नॉट मच डिस्टिंग्विशेबल, छोटे छोटे फ्लावर होंगे, इनको किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन 100% होना ही है, तो इनको वैसे भी कुछ काम नहीं। ये कुछ ऐसे ही समझ लो कि भैया आपका प्रोजेक्ट तो बनना ही है, 10 लोग थे और 10 लोग मिलकर हर बार साइंस प्रोजेक्ट, याद है ना अपना जो साइंस का बनवाते थे स्कूल में, तो हर बार क्या होता था, जैसे हम लोग हैं तो हम तो 10 लोग मिलकर वॉल्केनो ही बना रहे हैं और हमने 12th क्लास तक वॉल्केनो बनाया है। लोग टीचर अगर आ रहे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट को देख के हंस के चले जाते थे कि ये तो एक 10 लोगों ने मिलकर बनाया और ऊपर से हर साल वॉल्केनो ही बन रहा है इनका। तो यही चीज़ें होती है, तो उसी टाइप का है, आपका प्रोजेक्ट तो बनना ही है, तो आपको क्या ज़रूरत है कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर बच्चा अपना एक अलग प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है ना। प्रोमिनेंट चाहिए, इनको कलरफुल चाहिए, नेक्टरफुल चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ये अच्छे से समझाएंगे। तो आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे जो हमें सेल्फ पोलिनेशन की मदद से मिलते हैं। स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर्स। अब पेरेंटल कैरेक्टर्स को ये मेंटेन करता है, प्योरिटी बनाए रखता है। एक आपने वर्ड पढ़ा था जेनेटिक्स में, प्योर लाइन, तो ये वही प्योर लाइन बनाने का काम करता है। पेरेंटल कैरेक्टर्स को ही लगातार ट्रांसमिट करता जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑफ रेस इंडेफिनेटली। ये तो सिंपल सी वही बात है, सेम चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट, सेल्फ पोलिनेशन इज यूज्ड टू मेंटेन प्योर लाइंस, जैसा कि मैंने यहाँ बताया प्योर लाइन मेंटेन करने का काम आता फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में प्योर लाइन जो क्रिएट, अब ये किसने, प्रोफेसर मेंडल ने की थी ना। तो प्रोफेसर मेंडल ने जिस तरह से प्योर लाइन क्रिएट की थी उसको मेंटेन करने के काम आता है। अगला सवाल, सर प्योर लाइन कहाँ काम आती है? प्योर लाइन के प्रैक्टिकल यूजेस हैं।
आपने देखा होगा जो गेहूं उगाया जाता है वो हर साल एक ही ब्रीड का गेहूं लेके आते हैं और उसी को बार बार उगाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में प्योर लाइन ही तो क्रिएट हो रही है। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि हमको क्या चाहिए, हमको जो डिज़ायर क्वालिटी है, डिज़ायर वेरिएबिलिटी है, वो हमको चाहिए। अब मैंने ये काफ़ी अच्छे से समझाए ये पॉइंट्स। अगर शॉर्ट लेवल पे बात करो, 3-4 सालों की बात करो, तो ये बेनिफिट दे जाता है। लेकिन लंबे टर्म्स में अगर हम बात करें 100 सालों की, तो ये नुकसान है। ठीक है, तो देखो, प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की इसको ज़रूरत नहीं है। सवाल उठता है क्यों, क्यों ज़रूरत नहीं है? इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पोलिनेशन अगर मैं क्लीस्टोगेमस की बात करूं तो अश्योर्ड है, वो तो अगर कुल मिला के 10 पोलन ग्रेन भी प्रोड्यूस कर रहा है, मान के चलो, तो भी कोई एक ना एक तो गिर ही जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे तो पोलन ग्रेन कम प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन है, कोई ना कोई एक से तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा। अगर ओपन भी है, मान लिया हमने अगर ओपन है, स्टिल अगर सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर है तो तुरंत गिरने के चांसेस रहते हैं, पोलन ग्रेन कहीं से उड़ के आया तो चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फर्दर टेक्निकलिटी यहाँ पे वो तब आती है जब हम समझते हैं कि किस टाइप के जो पोलिनेटर्स हैं वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। वरना अगर एकदम बेसिक लेवल पे बात करूँ तो सेल्फ पोलिनेटिंग फ्लावर्स को कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पोलन ग्रेन बनाने की, कम ही पोलन ग्रेन बनाते हैं। नेक्स्ट, फ्लावर डू नॉट डेवलप डिवाइसेस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पोलिनेटर। कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके से अगर मैं बताऊँ, क्लीस्टोगेमस फ्लावर को कंसीडर करके चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इनको इंसेक्ट पोलिनेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जब घर पे ही पिज़्ज़ा बना लेते हैं तो इनको बाहर से पिज़्ज़ा मंगाने की ज़रूरत क्या है? अगर मान लो आपकी मम्मी जो है वो खाना आलू के पराठे बना रही, तो ऑब्वियस सी बात है आलू के पराठे आप बाहर से मंगा कभी नहीं खाओगे। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनने जोमेटो, उबर, स्विगी सब ट्राई कर लिया होगा, लेकिन किसी ने भी, मुझे नहीं लगता, आलू का पराठा मंगवाया होगा अगर वो हॉस्टल में नहीं रह रहा है तो। क्यों होता है? क्योंकि हमारी मम्मियाँ ऑलरेडी बहुत अच्छा बना रही, तो ऑब्वियस सी बात है हमको बाहर की जरूरत ही नहीं है। तो ये अभी भी सेम है कि हमारा पोलिनेशन तो हो ही रहा है ना, तो तुम बाहर से कोई भेज भी रहा तो उससे हमें क्या लेना देना, हमारा तो पोलिनेशन ऑलरेडी हो रहा है। इट एंश्योर सीड प्रोडक्शन, एंश्योर कर रहा है सीड प्रोडक्शन कैसे? फर्टिलाइजेशन की एंश्योरिटी है कि फर्टिलाइजेशन 100% होगा, तो इसी वजह से सीड प्रोडक्शन भी 100% होना ही है। रादर इट इज यूज्ड एज फेल सेफ डिवाइस फॉर क्लोज या फिर क्रॉस पोलिनेटिंग फ्लावर्स। फेल डिवाइस की तरह यूज होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, न्यू यूजफुल कैरेक्टर आर सेल्डम इंट्रोड्यूस। अब देखो, डिसएडवांटेज में सबसे पहली चीज कि नए कैरेक्टर तो है ही नहीं ना। सेल्डम मतलब बहुत रेयरली। भाई अब एक चीज बताओ, नए कैरेक्टर आ ही नहीं रहे, तुम सेम ही चीज खाए जा रहे हो। अब आलू का पराठा तुम्हारे घर पे बन रहा है, लेकिन रोज रोज तो नहीं खाते ना। कभी तो तुम्हें बटर पनीर की जरूरत पड़ेगी, कभी तो तुम्हें यहाँ से छोले की जरूरत पड़ेगी, कभी तो तुम्हें पाव भाजी की जरूरत। तो ये तो वेरिएशन है ना, आप एक ही चीज़ थोड़ी ना खा सकते रोज। तो ये वेरिएशन ही नहीं है इसके अंदर, ये सबसे बड़ी इसकी घाटा है। मैंने बताया था ना जब मैंने आपको सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्क बताया था, ये मैंने एक्चुअली बहुत डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट, विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस डिक्रीजेज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। याद है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मैंने बताया था, तो ये कुछ वही चीज हो रही है कि अगर बार बार आप कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन कर रहे हो तो रेस जो है, जो आपकी लाइन है, वो धीरे धीरे खराब हो सकती है। सेल्फ पोलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो आपको कुल मिला के नुकसान ही होगा। नेक्स्ट, इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीज। मैंने बताया था ना, टॉलरेंस कम हो जाएगी फॉर एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब एनवायरनमेंट चेंज हुआ हल्का सा भी तो वो पेड़ पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, इम्यूनिटी कम होगी उस पेड़ की, तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान तो हो रहा है। वेरिएबिलिटी एंड हेंस अडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरनमेंट इज रेड्यूस। देखो सेम चीज़ है, सेम चीज़ मैंने जब आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, मैंने बताया था इम्यूनिटी कम हो जाती है, वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मतलब होता है कि थोड़ा सा भी चेंज है उसको वो झेल पा रहा है या नहीं, दिस इज एडेप्टेशन। जैसे कि मौसम बदला, मौसम जैसे ही बदला, कुछ लोग होते हैं वो आपके बगल से ही आके नाक बह रही है, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, बिल्कुल भी मौसम के बदलने को एडेप्ट नहीं कर पाते। और एक दूसरे लोग होते हैं कि हाँ ठंड भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, उनको कोई ज़्यादा इम्यूनिटी फर्क नहीं पड़ता, तो वो अडेप्टेशन पावर उनकी अच्छी है, अडेप्ट कर लेते हैं। सेम ऐसे ही एडेप्टेशन एक्चुअली में एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत ही बड़ा वर्ड। आप किसी और के घर जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है सोफे पे ऐसे पैर पसार के जैसे घर पे लेटते हो वैसे तो लेटोगे नहीं। तो यही चीज़ें आप दूसरे घर पे जाते हो, अडेप्ट करते हो चीज़ों को, एक्सेप्ट करके कि नहीं अब चलो मुझे इस हिसाब से बिहेव करना है। दिस इज़ अडेप्टेशन। हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, यहाँ पे एनिमल्स अडेप्ट करते हैं, प्लांट अडेप्ट करते हैं, तो ये वही बात है। इनकी जो एडेप्टेशन पावर है वो बिल्कुल नकचढ़े होते हैं।
या तो इनको इनके जैसा एनवायरनमेंट दो, या तो ये उगना बंद कर देंगे, ग्रो करना ही बंद कर देंगे। तो ये चीज़ होती है। तो आई होप आपको ये सिंपल सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलीगैमी। एक्चुअली में मैं सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी या इसके सिनोनिम्स के नाम बता देता हूँ। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलीगैमी हो गया, या फिर एलोगैमी हो गया। एलोगैमी एक्चुअली में एक नया वर्ड है। एलोगैमी अगर मैं बात करूं तो ये जानबूझ के एग्जामिनर देता है ताकि वो हमें कंफ्यूज करे ऑटोगैमी से। अब इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा डिफरेंशिएट कर पाएगा जो कॉन्सेप्ट पढ़ के जाता है, रट के नहीं जाता। देखो, दो शब्द हैं, एक है ऑटो। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? खुद से, अपने से ही। जैसे ऑटोनॉमस बॉडी हम बोलते हैं, ऑटोमेटिक बोलते हैं, तो खुद से, सेल्फ। और एलो, एलो वर्ड का जब आप मीनिंग ढूंढते हो तो इसका मीनिंग ही डिफरेंट निकल के आता है, अलग, डिफरेंट, दूसरा। ये चीज समझ आई ना? तो सबसे पहले नाम ही हमें पता है, डिफरेंट गैमी मतलब वही फ्यूजन, यानी कि दो अलग अलग गैमीट होंगे। ऑब्वियस सी बात है सेम स्पीशीज के होंगे, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि फ्लावर अलग अलग होंगे, अलग अलग प्लांट के होंगे। इसका क्या मतलब कि अगर मान लो एंथर है किसी एक पेड़ की, तो उसके जस्ट पड़ोसी जो नेबरहुड पेड़ है उसके स्टिग्मा पे जाके लैंड करना, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलीगैमी या फिर एलोगैमी। डेफिनेशन: व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू फ्लावर्स, दो फ्लावर में हो रही है, ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, दो अलग अलग प्लांट्स के। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर में, ठीक है ना? तो इसी को हमने क्या बोल दिया? जीनोगैमी। समझते हैं? ये जो है रियल और ट्रू सेंस में क्रॉस पोलिनेशन है, क्योंकि वो वाली जो थी उसको हम एक्चुअली में डायलेमा में थे कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये है, ये जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लाइन है, जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली ये क्रॉस पोलिनेशन है। ये चीज अच्छे समझ में? जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली ये क्रॉस पोलिनेशन है, इसीलिए इसको हम ट्रू क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। एक छोटा सा डायग्राम है, थोड़ा सा ब्लर है। यहाँ पे क्या होता है, एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा। अब ऑब्वियस सी बात है, आपका जो पेड़ है वो एक पेड़ से, प्लांट नंबर 1 से प्लांट नंबर 2 पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, और इसी को हम क्रॉस पोलिनेशन का नाम देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्रॉस पोलिनेशन, वी शुड इंक्लूड कि यहां पे क्रॉस पोलिनेशन करवा कौन कौन रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉस पोलिनेशन हमें पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। नाउ व्हाट इज पोलिनेटिंग एजेंट? पोलिनेटिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो ये वो एजेंट हैं, वो तरीके हैं जिनकी मदद से पोलिनेशन हो रहा है। जैसे कि सबसे पहला विंड हमने बात की थी, अब ये एबायोटिक में आते हैं। विंड हमने बात की थी, हमने वाटर की बात की थी, और बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले तो हमने बात की थी बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल, आपका कुछ भी हो सकता है, स्नेक, एलिफेंट वगैरह भी, बैट, कैरेप्टर फ्ली आपने देखा था। तो 50 तरह के इंसेक्ट और बाकी एनिमल्स हो सकते हैं जो बायोटिक में इंक्लूड हैं और पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो वो जितने भी पोलिनेटिंग एजेंट हैं वो क्रॉस पोलिनेशन में रिक्वायर्ड हैं, सेल्फ में रिक्वायर्ड नहीं थे। सेल्फ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर जरूरत पड़ गई तो सिर्फ हमें विंड की जरूरत पड़ सकती है, बाकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट, सबसे पहली बात हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, मोनोशियस और डायोशियस? देखो समझते हैं। सबसे पहले कुछ भी थ्योरी पढ़ने से पहले डायग्राम देखा करो, आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ आ जाएगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम मोनोशियस और डायोशियस पढ़ क्यों रहे हैं और इसका सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन से रिलेशन क्या है। देखो, अगर प्लांट मोनोशियस है, देख रहे हो, तो मोनोशियस में क्या है, ध्यान से देखना, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। मैंने याद करवाया था ना, बाइसेक्सुअल याद रखना, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट और होमोथेलिक, सब एक ही बात है, सब कुछ एक ही बात है। तो यहाँ पे मोनोशियस मैंने बोला है, तो मोनोशियस मतलब क्या हो गया कि मेल भी है इसमें और फीमेल पार्ट भी है, इसी को मैंने मोनोशियस, मोनो मतलब एक ही प्लांट में दोनों फीचर का होना। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर प्लांट मोनोशियस है तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस हैं। मैंने क्या बोला, इफ प्लांट इज मोनोशियस देन देयर इज अ प्रोबेबल पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ के लैंड कर सकता है।
लेकिन अगर प्लांट डायोशियस है, जैसे कि पपीते का पेड़, पपाया, तो पपाया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेल से फीमेल पार्ट एक पेड़ से दूसरे पेड़ ही जाएगा। ये प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2। ये मत बोलना सर नीचे की यहाँ पे ब्रांच काट के आपने यहाँ चिपका दिए। एक्चुअली में क्या होता है कि एक पेड़ ये रहा पूरा मेल, एक पेड़ ये रहा पूरा फीमेल, और इसमें डेफिनेटली 100% क्रॉस पोलिनेशन होने वाला। तो ये चीज समझ आई ना। इसी वजह से हम यहाँ पे मोनोशियस और डायोशियस पढ़ रहे हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मोनोशियस जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल, अभी डायग्राम में देखा ना, दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं ऑन सेम प्लांट, इसीलिए इसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। एग्जांपल कैस्टर हो गया और आपका मेज हो गया। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर रहा है लेकिन जीटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कहा सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है एक ही पेड़ के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। अब यहाँ पे एक फ्लावर पूरा मेल था, एक फ्लावर पूरा फीमेल था, आपने देखा था। ऑब्वियस सी बात है मेल से मेल तो कुछ ट्रांसफर होगा नहीं, हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये वही चीज है। तो आप कुल मिला के यहाँ पे अच्छे से समझो कि एक फ्लावर जो है वो पूरा मेल है और एक फ्लावर जो है वो पूरा फीमेल है। ये चीज समझ आ रही। तो एक्चुअली में इसका पोलन ग्रेन यहाँ तो गिरेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा, पोलन ग्रेन जो गिरेगा वो यहाँ से यहाँ गिरेगा। तो ऑटोगैमी तो बच गई क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, लेकिन जीटोनोगैमी तो नहीं बचा पाया। तो यही सिंपल चीज है। यही आप डायरेक्ट डायग्राम में बना के देखा करो ना, रटना क्यों है डेफिनेशंस को। नेक्स्ट डायोशियस प्लांट की बात करो तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फ्लावर हैं, अलग अलग पेड़ पे लोकेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है एग्जांपल पपाया हो गया आपका। अब इसको भी करके देखो, देखो एक पेड़ से दूसरे पेड़ जा रहा है, कोई चांस ही नहीं है, ना सेल्फ का ना जीटोनो का। तो ये ट्रू क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, बढ़ावा देना है, तभी तो जेनेटिक वेरिएशन आएगा हमारे अंदर, दो अलग अलग डीएनए कंबाइन होंगे। तो यही चीज तो हमको करनी है। बाकी इसकी अगर मैं बात करूं, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मोनोशियस वाली कंडीशन। ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। यूनिसेक्सुअल में एक स्टेमिनेट, जैसे कि ये वाला फ्लावर है ना, इसको तुम स्टेमिनेट बोल दोगे, क्यों कि सिर्फ स्टेमन है। और ये पिस्टिलेट, क्यों क्योंकि सिर्फ पिस्टिल है। तो ये पिस्टिलेट हो गया और ये वाला स्टेमिनेट हो गया। तो यही सब समझाने के लिए बेसिक्स हैं बहुत ज़्यादा। ये समझ में तो आ गया था ना, एकदम सिंपल, क्योंकि सिर्फ स्टेमन है इसलिए स्टेमिनेट, सिर्फ पिस्टिल है इसलिए पिस्टिलेट। ये देखो पपाया का एग्जाम्पल, तो पपीते का पेड़ का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और इजी लग रही होंगी। कमेंट करके हमको ज़रूर अप्रिशिएट करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि कुल मिला के वो मेथड जिनसे हम प्रमोट कर रहे हैं, जिनसे हम क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात, हमको क्रॉस पोलिनेशन बढ़ाना क्यों है? हमको इसलिए बढ़ाना है क्योंकि हमको जेनेटिक वेरिएशन चाहिए, इसलिए ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी आए और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, बेटर क्वालिटी का हमारे पास प्रोडक्ट आए। इसके अलावा एवोल्यूशन में भी यही चीज़ हेल्प करने वाली। स्टार्ट करते हैं डाइक्लिनी से। डाइक्लिनी मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंफर्म्स क्रॉस पोलिनेशन। जैसा कि अभी हमने पपीते के पेड़ में देखा था ना, कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है हमारे पास तो ये कंफर्म करेगा कि यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन ही होना है। तो यही डाइक्लिनी का एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे जो देखें, मोरस है, पाम, डेट पाम, कुकुरबिटा एंड पपाया। ठीक है। नेक्स्ट डाइकोगैमी। डाइकोगैमी इन मैनी बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द प्लांट्स। अगर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हमारे पास अब ऐसा तो है नहीं कि उसका जेनेटिक्स चेंज कर दें, तो नेचुरली जो गॉड है या जो प्लांट है उसने क्या एडेप्टेशन अपने अंदर लाया। तो देखो ध्यान से, पहला है प्रोट एंड्री। अब देखो ध्यान से, जब आप चैप्टर पढ़ते हो राइट साइड में ये सारे एडेप्टेशंस दिए हुए हैं। ट्विस्ट वाली बात ये है कि प्रोट एंड्री, प्रोट गायनी, ये एनसीईआरटी में वर्ड नहीं लिखे हैं लेकिन सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ दिए। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा राइट साइड जाके देखना आप, वहाँ पे एडेप्टेशंस लिखे हुए हैं कि अगर मान लो एंथर पहले मैच्योर हो गया, या मान लो जो स्टिग्मा है वो पहले रिसेप्टेबल हो गया, लेकिन इनके नाम नहीं लिखे, सिर्फ एक एक लाइन लिखिए और एग्जाम्पल भी नहीं लिखे। तो ये जो चीज़ अगर क्वेश्चन आया इसके ऊपर तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में एनसीईआरटी में तो इतना सब दिया नहीं है। तो ये ऐसा होता है, आधे से ज़्यादा बच्चे बेचारे इसी चक्कर में रह जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइकोगैमी, मैंने बोला बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वो कौन से एडेप्टेशन ऐसे लेके आए कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करे। फर्स्ट है प्रोट एंट्री। प्रोट मतलब क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि ये बेसिक वर्ड है। प्रोट शब्द का मतलब होता है पहले, प्रिमिटिव, शुरुआती, स्टार्टिंग।
समझ में आया? तो ये प्रोट मतलब क्या है, पहले, और दूसरा क्या है, एंट्री। तो देखो, एंथर ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर, बहुत ध्यान से सुनना, एंथर ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर, जो फ्लावर का एंथर है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो अब देखो, प्रोट वर्ड मतलब मैंने क्या बताया था, पहले, इनिशियल, शुरुआती, और एंड्री मतलब क्या हो गया, एंड्रोशियम। एंड्री मतलब क्या हो गया, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम हो गया, यानी कि पहले कौन मैच्योर होगा, एंड्रोशियम होगा, यानी कि हमको तो रटने की जरूरत ही नहीं है, पहले एंड्रोशियम मैच्योर होगा, यही इस वर्ड का मीनिंग है और यही इसकी डेफिनेशन। एंथर ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन कार्पल्स, इट इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। एग्जांपल है साल्विया, सनफ्लावर, कॉटन। प्रोट गायनी, प्रोट मतलब अगेन पहले, और गायनी मतलब गायनोशियम, यानी कि इस बार कौन मैच्योर हो रहा है, पहले गायनोशियम। दूसरा तरीका बोलने का, द गायनोशियम बिकम रिसेप्टेबल बिफोर मैच्योरेशन ऑफ एंथर। तो अगर ये शब्दों का जाल बिछा रहे हैं तो हमें मकड़े की तरह बिहेव करना है, ऊपर से निकल जाना, फंसना नहीं है। तो हमको क्या करना है, प्रोट गायनी मतलब सिंपल सी बात, मेरे दिमाग में एक चीज सेट है, कॉन्सेप्ट, कि जो गायनोशियम है वो पहले मैच्योर हो रहा है। नेक्स्ट, द कार्पल ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर, सिंपल सी बात है। एग्जांपल सराका इंडिका, फाइकस रिलीजियोसा, एरिस्ट्रोलोचिया। नेक्स्ट, चेस्मोगेमी या फिर एंथेसिस। अब एंथेसिस मतलब क्या होता है, या वर्ड पकड़ो, चेस्मोगेमी और एंथेसिस एक ही वर्ड होता है, लेकिन चेस्मोगेमी क्लिस्टोगेमी से कंफ्यूज हो जाओगे। और एंथेसिस मतलब क्या होता है, एंथेसिस मतलब होता है फ्लावर ओपनिंग का फेनोमेना। क्या होता है, क्या बोला मैंने ये चीज बोली कि फ्लावर ओपनिंग का फेनोमेना इज कॉल्ड एंथेसिस, फ्लावर ओपनिंग की प्रोसेस। तो ओपनिंग ब्लूम ऑफ द फ्लावर बर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एंथेसिस। ओपनिंग को ही हम एंथेसिस बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, डेट पाम देख लीजिए आप, जो फाइकस रिलीजियोसा, पीपल का पेड़, और सनफ्लावर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है हेट्रोस्टाइली, हर्कोगेमी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ऑल आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, तीनों की तीनों एनसीईआरटी में डिस्क्राइब है। और अब ट्विस्ट ये है कि इनके नाम भी लिखे हुए हैं, हाँ इन दोनों के नहीं। तो देखो समझते हैं सबसे पहले हर्कोगेमी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही ज़्यादा। तो क्यों ना, अगर कॉन्सेप्चुअल है तो इसके डायग्राम से पहले इसको समझें। इसका डायग्राम एक्चुअल में मिलना काफ़ी टफ है, लेकिन मैं जो आपको याद करवाऊंगा वो डायग्राम याद करना, समझे? इसका डायग्राम मिलना काफ़ी टफ था हर्कोगेमी का, लेकिन मैं जो याद करवाऊँ वो याद करना। क्या होता है कि मैं एक फ्लावर बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक फ्लावर है, इसमें जो इसका स्टिग्मा है वो ये रहा, ठीक है। स्टाइल छोटी बना दी क्या, ये मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं हमेशा स्टाइल थोड़ी छोटी बना देता हूं। अभी ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे बनाया एक फ्लावर, और यहाँ पे ये इसका एंथर, अब हो गया फ्लावर पूरा कंप्लीट। जो मैं समझाने वाला हूँ वो ये चीज़ है कि हम समझ रहे हैं हर्कोगेमी, हर्कोगेमी। तो समझने वाली बात यह है कि हर्कोगेमी में क्या होगा, एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होगा, एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होगा बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, जो कि पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है उसको रोकेगा। एक फिजिकल बैरियर होगा जो कि पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को रोकेगा। मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज, मोस्ट इजीएस्ट वे आपको याद करवाने का। हालांकि जब आप डायग्राम देखते हो तो डायग्राम में आपको इतनी क्लियरिटी या फिर इतना ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हर्कोगेमी समझने का। ज़रा आप इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के बाद अगली जो चीज़ आती है वो है एग्जाम्पल। इन सम प्लांट मॉर्फोलॉजिकल बैरियर, एक मॉर्फोलॉजिकल बैरियर होता है जो कि बीच में पाया जाता है एंथर और स्टिग्मा फ्लावर के। एग्जाम्पल ग्लोरियोसा, कैलोट्रोपस एंड कैरियोफिलेसी, ठीक है। नेक्स्ट, हेटेरोस्टाइली। अब इसको समझते हैं। हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेटेरो शब्द का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और स्टाइली मतलब क्या है, अब देखो ध्यान से, इसको भी डायग्राम से पहले समझते हैं। तो देखो एक बार में समझ में आने वाली चीज है ये, देखो ध्यान से। हेटेरो, हेटेरो शब्द का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट। और स्टाइली, स्टाइली जो वर्ड निकल के आया है वो निकल के आया है स्टाइल से। और स्टाइल मतलब होता है
ये वाला पोर्शन, ये देखो, इस पोर्शन को स्टाइल बोलते हैं ना, तो यही स्टाइल। हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब लेंथ, यानी कि स्टाइल की जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, या तो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो अब भैया पोलन ग्रेन यहाँ से उछल के थोड़ी ना पहुंचेगा। क्या बोलोगे सर, हवा चली, हवा कितनी चलेगी, हवा ऐसे नीचे से थोड़ी ना चलेगी, फ्लावर के नीचे से उड़ा और इसके ऊपर ले जाकर पटक दिया। या बोलोगे सर अब मान लो इंसेक्ट आया, तो इंसेक्ट ऐसा थोड़ी ना जो इसी को एंथर को खोजते हुए आ रहा है और यहाँ पे फ्लावर जब बंद हो रहा है उस लोकेशन पे अंदर घुस के पोलन ग्रेन उठा के और बोले भाई के लिए कुछ भी, ऐसा थोड़ी ना होने वाला। ऑब्वियस सी बात है, अगर हेटेरोस्टाइली है तो यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन में 50 तरह की दिक्कतें आने वाली। नेक्स्ट, अगर इस तरह की हेटेरोस्टाइली है तो अगर हवा हल्की सी भी चल रही है तो जो पोलन ग्रेन है वो दूर ही गिरेगा, जस्ट इसके ऊपर नहीं गिरेगा। सेम अगर इंसेक्ट भी लेने आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो टारगेट बना के आ रहा है, यहाँ से उठा और यहीं अंदर घुस गया, बेशक जगह हो चाहे ना हो, क्योंकि फ्लावर जरा सा तो होता है। तो यही चीज़ है, अगर हेटेरोस्टाइली है यानी कि जो लेंथ है, दोनों की लेंथ में डिफरेंस, या तो लेंथ ज़्यादा होगी या तो लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो अगर हेटेरोस्टाइली है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन एंड लेंथ ऑफ स्टाइल। एग्जांपल प्रिमरोज, लेइनम एंड प्रिमुला। नेक्स्ट, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इस चीज को भी समझते हैं। एक्चुअली में इस चीज को भी हम एक डायग्राम से समझे तो ही अच्छा है। ये सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। ये एक्चुअली मैं पहले भी समझा चुका हूं। अगर कोई प्लांट है जिसका जो जीन है वो S1 और S2 का है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन जो गिरे वो भी S1 और S2 यानी कि सेम जीन वाले गिरे, तो इसने इनको पहचान लिया तो इनको अंदर ही नहीं घुसने दिया। नेक्स्ट समझते हैं। अब सेम प्लांट है, इसके ऊपर क्या हुआ, एक पोलन ग्रेन तो इसका खुद के प्लांट का गिरा और दूसरा पोलन ग्रेन इसी की स्पीशीज का है लेकिन डिफरेंट प्लांट का है। प्लांट इस बार अलग है, स्पीशीज सेम है, इसकी देखना पोलन ट्यूब नहीं बनने दे रहा है, यहाँ पे भी पोलन ट्यूब नहीं बनने दी। बोला इतनी सी तो बनने दी सर, इतनी सी से कुछ नहीं होता सर, इसकी तो पोलन ट्यूब बननी नहीं, इसकी नहीं बनी लेकिन इसकी बनने दी और ये पूरा आगे फर्टिलाइजेशन करेगा। तो समझ रहे हो ना कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए। और सर अगर दोनों ही पोलन ग्रेन किसी और के गिरे तो भैया जो पहले गिरेगा वो जल्दी पहुंचेगा, और अगर मल्टीपल ओव्यूल है तो कोई बात ही नहीं है, गिरने दो, अच्छी बात है। तो समझ में आया ये चीज़ क्या बोला मैंने बोला सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा, वर्ड ही समझो ना, सेल्फ खुद से, इनकम्पैटिबल मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होने देना है, खुद के पोलन ग्रेन से रिप्रोडक्शन नहीं होने देना है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है, दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर हमारा जो जीन है, ये देखो S1 S2, ये देखो S1 और S2, अगर हमारा जीन वाला पोलन ग्रेन गिरा तो उसकी पोलन ट्यूब हम बनने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट, अगर बाय चांस बना, मानो पोलन ग्रेन बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, केजरीवाल सर जैसा है, तो मतलब पोलन ग्रेन जो भी है तो समझ जाओ, तो क्या होता है, जैसे ही वो गिरा और उसको पोलन ट्यूब बनानी ही बनानी है तो उसको वो प्रमोट नहीं करेगा। प्रमोट मतलब समझते हो, इसकी पोलन ट्यूब जल्दी बनवा देगा, इसकी पोलन ट्यूब बहुत स्लो बनवाएगा, बहुत ही ज्यादा स्लो, एकदम ही स्लो, कि ऐसे 15 आके फर्टिलाइजेशन कर जाएंगे इतनी देर में। तो ये चीज समझ आई, दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। खुद के पोलन ग्रेन, खुद ही के प्लांट के पोलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है, क्रॉस पोलिनेशन करवाना है, सेम स्पीशीज का दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आएगा, प्रमोट करेगा, तुरंत पोलन ट्यूब बनवाएगा। खुद ही के प्लांट का पोलन ग्रेन आ गिरेगा तो पोलन ट्यूब नहीं बनने देगा, अगर बनेगी तो बहुत स्लो बनेगी। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन समझ में आ गई। कंडीशन, पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एग्जाम्पल पेटूनिया, मालवा, थिया, पैसिफ्लोरा, एप्पल। एप्पल तो कई बार पूछा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। तो ये चीज़ समझ आई ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनिमोफिली। एनिमोफिली समझने से पहले सबसे पहले आपसे देखते हैं कि आपको एनिमोफिली के बारे में क्या चीज़ पता है। आपने कभी शायद ऐसा कुछ देखा हो, टीवी पे देखा हो, शायद नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा हो, डिस्कवरी पे, कुछ इस टाइप का, जहाँ पे अब ये कोई ऐसे धूल नहीं है या टॉर्नेडो नहीं है, ये सिंपल एक सल्फर शार है। एक प्लांट इस टाइप का एडेप्टेशन शो करता है, अभी हम इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं एनिमोफिली से। एनिमोफिली एक्चुअली में एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड है ऑफ पोलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन करवाने का। तो मैंने क्या बोला कि एनिमोफिली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन
एबायोटिक मेथड है, एबायोटिक, क्योंकि मोस्ट कॉमन में सबसे ज्यादा इंसेक्ट आ जाएंगे। तो एबायोटिक मेथड है मोस्ट कॉमन, जिसके थ्रू पोलिनेशन कैरी आउट होता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमोफिली। तो एनिमोज वर्ड से निकल के आया है एनिमो, और एनिमोज मतलब होता है विंड। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, क्यों अल्ट्रा इंपॉर्टेंट? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे एंटोमो। तो जब एंटोमो पढ़ोगे ना, तो एंटोमो मतलब आपको मीनिंग पता चलेगा कि उसका मतलब होता है इंसेक्ट, कीट पतंगे। तो इंसेक्ट है एंटोमो शब्द का मतलब। अब मैक्सिमम बच्चों को मैंने रटते हुए और चीज़ों में कंफ्यूज होते हुए देखा है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक बार समझ लो कि एनिमो शब्द का मतलब ही विंड होता है और एंटोमो शब्द का मतलब ही इंसेक्ट होता है। नेक्स्ट, फिलिन शब्द का मतलब होता है टू लव, या जिसकी मदद से हम ये प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विंड पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अ मैच्योर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ विच इज अकम्प्लिश्ड बाय, क्योंकि यहाँ तक तो देखो ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच इज अकम्प्लिश्ड बाय कुछ भी लिखा हो सकता है, बाय हेल्प ऑफ विंड, विंड की मदद से। एग्जाम्पल कोकोनट पाम और डेट पाम, मेज मैनीग्रास और सेनेबिस। अब मैनीग्रास को देखा ना किस तरह से ऐसे हिलती रहती है, तो वही चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एनिमोफिलस प्लांट की, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं हाइड्रोफिली वाले प्लांट की। एनिमोफिली की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, विंड पोलिनेटेड है, तो ब्रेन में ये वाली बात बैठा लेना, बेसिक्स होते हैं ये कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर, फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। स्मॉल और गुच्छे में होते हैं, पहली चीज छोटे छोटे होते हैं और गुच्छे में। गुच्छे में जैसे कि एनसीईआरटी का एक डायग्राम है ना, उसने बहुत छोटे छोटे ऐसे फ्लावर बना रखे हैं, बहुत ही पास पास एकदम रहते हैं। तो वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और गुच्छे में होते हैं। नेक्स्ट, जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं वो या तो खत्म हो जाएंगे या उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वजन बढ़ाएंगे, जगह घेरेंगे। तो जो नॉन एसेंशियल पार्ट हैं जिनकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, वो या तो एब्सेंट होंगे या तो ख़त्म हो जाएंगे, जगह बचाएंगे ताकि, और दूसरा वजन भी कम हो जाए। नेक्स्ट, फ्लावर कलरलेस। क्यों कलरलेस? क्या इनको किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है अपने पास? कोई ज़रूरत नहीं है, एनिमोफिलस है, विंड की मदद चाहिए। और हवा को ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, हवा तो चल ही रही है। तो इनको किसी भी कलर की, किसी भी ओडोर की और किसी भी नेक्टर की, ओडोर मतलब खुशबू और नेक्टर मतलब सुगर सॉल्यूशन, जो ये इंसेक्ट को देते हैं। ऐसा बोलते नहीं घूस, कि हमारा काम करने के लिए हमारे बदले, हमसे मतलब बदले में ये ले जाओ, तो ये चीज़ होती है। तो ना तो इनको कलर की जरूरत है, ना खुशबू की जरूरत है, और ना नेक्टर की जरूरत है। तो ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, और ऐसे ही होते हैं। इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर सिंगल है तो मेल फ्लावर आर मोर अबेंडेंट। क्यों? इसको अभी समझेंगे, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर बच्चों को घुमाया उनने तो यहीं घुमाएंगे इसी पॉइंट पे, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। फ्लावर प्लेस्ड इन हैंगिंग पोजीशन। हैंगिंग क्यों भैया? सीधा क्यों नहीं रख सकते? हैंगिंग का फ़ायदा ये है कि वो हल्का सा लहराता भी रहेगा, लहराता रहेगा तो इतना पूरा एरिया कवर कर रहा है। अगर स्टेबल है तो यहाँ है, अगर कोई पोलन ग्रेन हवा से उड़ के आया, कि निशाना थोड़ी ना लगा रहा है कोई, तो सीधी बात है उड़ के आया यहाँ गिर गया। तो अगर हैंगिंग में है, लहराते हुए है, तो एक बोलते नहीं है विंड में तैर रहा है, स्विम कर रहा है, इस टाइप का। तो ऐसे अगर तैरता रहेगा, हवा में लहराता रहेगा, तो इतना एरिया कवर कर रहा है। जितने भी पोलन ग्रेन करें आएंगे, चांसेस हैं कि उनको कैच कर लें। नेक्स्ट, एंथर आर वर्सेटाइल। अगेन वर्सेटाइल एंथर होता है। एक वो होता नहीं ऐसे ऐसे हिलता रहता है एंथर बार बार। क्यों हिलता रहता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगता है, फर्स्ट मोशन। क्या होता है, जो एंथर है, ऐसा तो नहीं होता खैर, चलो, तो जो एंथर है वो मान लो आपका ये रहा, और इमेजिन करो कि इसके ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन रखे हुए हैं। तो वर्सेटाइल है मतलब बहुत ज़्यादा शेक करता है, हिलता है। तो जैसे ये शेक करेगा, हिलेगा, पोलन ग्रेन गिर जाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है वर्सेटाइल होना। इन सम केसेस अट्रिका द एंथर बर्स्ट सडनली थ्रू द पोलन ग्रेन। इसको गन मैकेनिज्म बोलते हैं, गन पाउडर मैकेनिज्म। क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन को, ये मान लो ऐसा है, इसके अंदर मान लो पोलन ग्रेन ऐसे भरे हुए हैं, तो ये अचानक से बस्ट फट जाएगा और पूरे पोलन ग्रेन फैल जाएंगे। पोलन ग्रेन जो होंगे इसके लाइट होंगे, स्मॉल होंगे और डस्टी होंगे। लाइट स्मॉल क्यों? हवा में उड़ने की आसानी के लिए। भारी होगा तो गिर नहीं जाएगा, हवा कैसे उड़ाएगी? तो यही चीज़ है। पोलन ग्रेन ड्राई होंगे, स्मूथ होंगे, नॉन स्टिकी होंगे और अनवेटेबल। ड्राई, स्मूथ, नॉन स्टिकी, ताकि ये आराम से हवा में उड़ते रहें और हर कहीं ना अटक जाए, हर जगह ना अटक जाए। तो आप पूछोगे सर ये सब तो हमें समझ आ गया,
कि ड्राई है स्किन, कहीं अटकना नहीं है इनको, लेकिन बाय चांस स्टिग्मा के पास पहुँचे तो रुकेंगे कैसे? नॉन स्टिकी है, वहाँ से भी तो गिर जाएंगे। समझो, स्टिग्मा का जो रिसेप्टेबल सरफेस होता है वो नॉर्मल नहीं होता, उस पर ऐसे छोटे छोटे हेयर इमेजिन करो, तो पोलन ग्रेन आएगा तो इनमें फंस जाता है, ठीक है ना। तो ये यहां से काम हो जाता है। नेक्स्ट, पिस्टिल यूजुअली कंटेन सिंगल ओव्यूल्स। सिंगल ओव्यूल का ये फायदा है कि अगर मान लो एक ही पोलन ग्रेन गिरा तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर मल्टीपल ओव्यूल है तो उन्हें तो बहुत देर वेट करना पड़ेगा। एक इसी टाइप का है कि अगर आपको घूमने निकलना है, आपको खाने जाना है, तो आप क्या बोलोगे? अरे भैया भूख लगी है, चलो तुरंत। और अगर आपके साथ मान लो 10 लोग रहते हैं तो आप पहले से पूछ रहे हो, दूसरे का मन ही नहीं है, तीसरा तो और ही अब यही सेम आपके गोवा जाने के प्लान में होता है, यही सेम आपके हॉस्टल में जब रहते हो ना, तो अरे भाई कहीं चलते हैं, तो अरे एक का मन नहीं है, एक गेम खेल रहा है, एक पबजी, कुछ भी XYZ पड़ा हुआ है, तो आपका फिर दिमाग खराब होता है ना, तो मूवी जा पाते हो ना घूमने जा पाते हो। तो ये वही चीज़ है कि एक ही पोलन ग्रेन होना इसलिए ज़्यादा बेटर है, सिंगल ओव्यूल होना भी इसलिए फ़ायदेमंद है। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट। और अब इसको समझते हैं मोर अवेंड, यही वाला पॉइंट था ना, जो वेरी लार्ज अमाउंट में है वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? पोलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में इसलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तो कोई ना एक तो वहां जाके, एक बोलते नहीं तुक्का, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको किसी चीज़ को हिट करना है दूसरी चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें फेंको, कोई ना कोई एक तो लगी जाएगी। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे बचपन में आप ऊपर से ढोली में गुब्बारे फेंकते थे पानी का, तो एक ना फेंको, बहुत सारे फेंक दो। बाल्टी डाल रहे हो तो पूरी पानी की बाल्टी फेंक दो, एक डब्बा मत फेंको। तो पूरी पानी की बाल्टी आप पूरे में फेंकते तो कोई ना कोई पानी में तो भीग ही जाएगा। ये वाला सिस्टम है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन फेंको, कोई ना कोई एक तो यहाँ के अटक ही जाएगा, यही होता है। और इसी वजह से जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, मेल फ्लावर, इसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पाइनस की अगर हम बात करें तो सल्फर शार एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सल्फर शार किस में होता है? येलो कलर का है, पाइनस में होता है। एनिमोफिलस फ्लावर आर नीदर अट्रैक्टिव नॉर विद फ्रेग्रेंस, अभी पढ़ा हमने, एग्जांपल शुगर केन, बम्बू, कोकोनट, कैनबिस, डेट पाम एंड ग्रासेस, ठीक है। यहाँ पे सल्फर शार का एग्जाम्पल यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, नेक्स्ट डायग्राम ही देखते हैं, उसमें अच्छा है। ये था सल्फर शार का डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम है जहाँ ये समझाने की हमको कोशिश कर रहा है बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। सेम वही यूनिसेक्सुअल फ्लावर का भी समझ आ गया ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन रिलीज हो, इसलिए मेल जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारा सल्फर शार पाइनस से रिलीज होता है, पूरे एरिया में फैल जाता है, पूरा जो क्लाउड है ब्लू से येलो हो जाता है। और टोटल इसका जो मकसद है, इसका जो एम है वो ये है कि इतने सारे पोलन ग्रेन जब गिरेंगे तो कोई ना कोई एक जो स्टिग्मा है वो तो रिसेप्ट कर ही लेगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहे होंगे, अगर समझ आ रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिली को। हाइड्रो मतलब पानी, फिली मतलब प्लांट, ठीक है ना, या फिर लविंग, ये वो वाला फिली है, फिलिक वाला, जैसे लिपोफिलिक और लाइपोफिलिक या लाइपोफोबिक, सॉरी। तो ये चीज़ समझ आई ना, हाइड्रोफिली मतलब वो पोलिनेशन जो पानी के अंदर होता है। अब आपने ऑब्वियस सी बात है सोचा होगा कभी तो इस चीज़ को कि जो प्लांट पानी के अंदर हैं वो किस तरह से पोलिनेशन करते होंगे, किस तरह से उनका फर्टिलाइजेशन होता होगा। पोलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ बेसिक डायग्राम्स हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफिली को। हाइड्रो मतलब पानी होता है और फिलस मतलब लविंग होता है कि उसको वो चीज़ पसंद है। हाइड्रो वाटर, फिलस मतलब टू लव, और इसको वाटर पोलिनेटेड प्लांट भी बोलते हैं। ये फ्लावर्स जो इनके होते हैं स्मॉल एंड इनकंस्पिशियस, क्यों? क्योंकि इनमें भी सेम मैकेनिज्म है, तुक्का वाला मैकेनिज्म है, इसीलिए छोटे छोटे होते हैं। पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है, लेकिन फिर भी अगर MCQ आए तो विंड पोलिनेटेड को पहले प्रेफर करना। नेक्स्ट, पेरियांथ जो होता है एंड अदर फ्लोरल पार्ट आर अनवेटेबल। अगर गीले ही हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ये चीज़ें गीली ही हो जाएंगी तो स्टिकी हो जाएंगी, ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, नेक्टर एंड ओडोरलेस, ठीक है ना, नेक्टर एंड ओडोर इसमें एब्सेंट होता है ना, तो क्योंकि इनमें कोई भी एनिमल नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ एनिमल इन्वॉल्व होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बना लो, वहाँ नेक्टर होगा, वहाँ कलर होगा, वहाँ ओडोर भी होगा। क्यों? क्योंकि कलर देख के दूर से अट्रैक्ट होगा, नेक्टर सूंघेगा उसको, सॉरी ये ओडोर सूंघेगा उसको अच्छा लगेगा तो और पास आएगा, और जब वो बैठेगा तो उसको ऐसा लगे शुगर सॉल्यूशन एक लेके चला जाए,
तो ये 3 चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर विंड पोलिनेटेड या वाटर पोलिनेटेड तो किसी की ज़रूरत नहीं है। पोलन ग्रेन, अब ये देखो, ये स्पेशलिटी पूछी जाती है। स्पेशलिटी पूछी जाती है कि पोलन ग्रेन कैसे होते हैं आपके विंड पोलिनेटेड के और हाइड्रोफिली वाले पोलन, यानी कि जो वाटर पोलिनेटेड फ्लावर हैं उनके पोलन ग्रेन किस टाइप के होते हैं। तो देखो, पोलन ग्रेन जो है नेकेड है, विदाउट एक्साइन। दूसरी चीज़, थ्रेड लाइक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्रेड लाइक है। और अंडर वाटर पोलिनेशन एंड स्फेरिकल फॉर सरफेस वाटर। अगर पानी, जैसे ये पानी की सतह है, तो इसके ऊपर अगर पोलन ग्रेन है ना तो स्फेरिकल होंगे, और अगर अंडर वाटर है तो थ्रेड लाइक, ऐसे लंबे लंबे टेपवर्म टाइप के। दे आर लाइट अनवेटेबल, ठीक है ना, बहुत हल्के होते हैं ताकि पानी में आराम से बह सके। दूसरा, गीले नहीं हो सकते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ म्यूसिलेज कवर। ये एनसीईआरटी की लाइन है और पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुका है। जहाँ हाइड्रोफिली लिखी हुई है उसकी लास्ट लाइन यही है कि अनवेटेबल होते हैं क्योंकि म्यूसिलेज कवर होता है, और ये रीसेंट पेपर में भी आ चुका है और हर बार पूछते हैं। तो एनसीईआरटी की यही लाइनें हैं जो गेम कर रही हैं, पढ़ के जाया करो। स्टिग्मा इज लॉन्ग, स्टिग्मा ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग होगा, कई बार तो पानी के ऊपर ही सतह तक आ जाएगा, तो काफ़ी लंबे लंबे स्टिग्मा होंगे। नेक्स्ट, स्टिकी बट अनवेटेबल, अभी पढ़ा। हाइड्रोफिली अकर ओनली इन सम 30 जनरा, सिर्फ 30 जनरा तक ही लिमिटेड है, मोस्टली मोनोकॉट। एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा और सेरेटोफिलम। नेक्स्ट, रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अलगा, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। भैया इनकी तो लाइफलाइन ही पानी के ऊपर चल रही है। जब आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड टॉपिक्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप बेसिक्स डेवलप करते हो। हमेशा प्लांट किंगडम के पहले एक बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझो, उसके बाद प्लांट किंगडम पे आओ। तो जब प्लांट किंगडम आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अलगा हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया। ये तीनों एक्चुअली में पानी के भरोसे ही जी रहे हैं आज भी। अगर पानी के दूर इनको कर दो तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और तुरंत मर जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यही इन पे डिपेंड। हाइड्रोफिली अकर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जोस्टेरा और सेरेटोफिलम। जोस्टेरा की अगर मैं बात बताऊं तो इसको सी ग्रास भी बोलते हैं, और सी ग्रास का जो पोलन ग्रेन है ना वही सबसे लंबा होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात, थ्रेड लाइक है और सी में है, पूरा अंडर वाटर है, पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे लंबा होना चाहिए। एपीहाइड्रोफिली टेक्स प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, एग्जांपल वेलिस्नेरिया। इसको समझते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हमको समझना है, ठीक है। तो देखो, पहली चीज तो ये जोस्टेरा इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी बता दूं तो इनका मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ से जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे पेड़ तैर के जाता है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म। ये वेलिस्नेरिया का समझाया हुआ है। वेलिस्नेरिया में क्या होगा, मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर यहाँ से डिटैच होके पानी की सरफेस पे आएगा, यहाँ ये पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, ये फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस तक जाएगा। सरफेस तक जाएगा मतलब रिसेप्टेबल होगा, रिसेप्ट करने के लायक होगा। यहाँ पे अगर सरफेस पे ये इस टाइप से फ्लावर आ गया और ये रहा मेल फ्लावर, तो ये यहाँ जाएगा और पोलन ग्रेन अपने यहाँ पे इसको दे देगा। तो इस टाइप से फर्टिलाइजेशन होता है। इसका जो फ्लावर है ये पूरा सरफेस तक जाता है। ये वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल है। तो मेल फ्लावर जो है वो पानी की सतह पे आपको दिख रहा होगा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और उसके बाद वो अपने पोलन ग्रेन रिलीज करेगा या खुद ही चला जाएगा वहां तक और फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये कुल मिला के बेसिक था हाइड्रोफिली का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज जूफिली। नाउ व्हाट इज जूफिली? जूफिली, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, सबसे पहले इंक्लूडेड है उसमें जू। जू वर्ड जो है इसका मतलब होता है एनिमल, है ना, क्योंकि जू मतलब मूवमेंट से है, एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक से है। तो वो पोलिनेशन जो कि एनिमल, इंसेक्ट, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म करवा रहे हैं उसको हम जूफिली बोलेंगे। नाउ व्हेन द पोलिनेशन ब्रिंग बाय एनिमल्स इट इज कॉल्ड जूफिली। सिंपल टर्म्स, एंटोमोफिली इसका एक पार्ट है। नाउ व्हाट इज एंटोमो? मैंने कल ही आपको एक चीज बताई थी कि एंटोमो शब्द का मतलब होता है इंसेक्ट। द वर्ड एंटोमो सिंपली मीन्स अ इंसेक्ट। इसका मतलब ही इंसेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही मैंने कल बताया था, व्हेन वी टॉक अबाउट अ वर्ड दैट इज एनिमो, तो एनिमो शब्द का मतलब ही होता है एयर। एनिमो शब्द का मतलब ही एयर होता है, ऐसे एंटोमो शब्द का मीनिंग ही इंसेक्ट होता है। द पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट
इट इज नोन एज एंटोमोफिली। पूरी की पूरी डेफिनेशन में अगली बार जैसे पढ़ने आओ, जहां पे भी लिखी हो, जहां पे भी नोट्स बना रहे हो, अगली बार पढ़ने आओ तो एंटोमोफिली, एंटोमो डायरेक्ट इंसेक्ट लिखना, बस उसके बाद एग्जाम्पल। तो इस तरह से रिवीजन में आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल पोलिनेशंस जो हैं वो हनी बी के द्वारा होती हैं। हनी बी 80% ऑफ पोलिनेशंस जो इंसेक्ट से होती है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई आपको दिखाई जा रही है, हनी बी का भी डायग्राम था, काफी बार इंक्लूड कर चुके हैं हनी बी को, इसलिए एक बार सोचा बटरफ्लाई ट्राई कर ले। तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसी को जब हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ पहचानने के तरीके होते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर को। अब ये एंटोमोफिलस यानी कि इंसेक्ट इन्वॉल्व है, यानी कि कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, आप एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खुद का काम करवा रहे हो। यही चीज़ है ना, आप एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खुद का काम करवा रहे हो। खुद का काम कौन करवा रहा है? प्लांट करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? पोलन ग्रेन ट्रांसफर करवाने हैं ना, उसे फेंक तो सकता नहीं, ऑब्वियस सी बात है। एयर और विंड वाले वैली एलिमिनेट हो चुके हैं, तो अब क्या हो रहा है, वो प्लांट जो इंसेक्ट के भरोसे बैठे हैं पोलिनेशन के लिए, उनको हम एंटोमोफिलस फ्लावर वाले प्लांट बोलेंगे। ठीक है ना, तो हमें इंसेक्ट से अब अपना काम करवाना है, याद रखना। उनका ब्राइट कलर होगा, सबसे पहले दे शो अ वेरी ब्राइट कलर। ब्राइट कलर की इंपॉर्टेंस क्या है? दूर इंसेक्ट भिनभिना रहा है, उड़ रहा है, यहां से ब्राइट कलर उसे तुरंत दिख जाएगा और तुरंत वो उसके ऊपर आके बैठने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, स्मॉल फ्लावर बिकम कॉन्स्पिशियस। एकदम छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, वो झुंड बना लेंगे, गुच्छा बना लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। हेड इन सनफ्लावर, जैसे सनफ्लावर का आपने हेड देखा होगा, तो एक सेंटर एरिया रहता है और उसके आसपास पेटल्स होते हैं। तो ये जो सेंटर एरिया रहता है उसमें बहुत सारी जगह रहती है जहाँ पे कोई भी इंसेक्ट आके बैठे तो पूरा उसको वो पोलन ग्रेन से ढक देते हैं, तो ये फायदा होता है। सनफ्लावर है स्ट्रक्चरल पेक्युलैरिटी, काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल उसमें स्पेसिफिसिटी होती है कि नहीं इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उससे ही फायदा होता है। एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन, एंटीरिनम। फ्लावर प्रोड्यूस एन ओडोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि सबसे पहली चीज़ एक ब्राइट कलर होगा, ओडोर होगा, उनमें खुशबू होगी, खुशबू से खींचे चले आएंगे इंसेक्ट। क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंसेक्ट रहते हैं उनमें सेंस ग्लैंड अच्छा होता है, क्योंकि जब रिप्रोड्यूस भी करते हैं तो फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, तो सेंस ग्लैंड उनमें अच्छे होते हैं, तो ओडोर वो तुरंत पहचान लेंगे। प्लीजेंट हो सकता है, जैसे कि जैस्मिन का बहुत सुंदर खुशबू आती है, या फिर फुल स्पेलिंग हो सकता है, बदबूदार हो सकता है, एरिस्टोलोचिया का जैसे होता है, एरम का होता है, रेफ्लेशिया का होता है। नेक्टर जो है वो थर्ड चीज़ है। तो कुल मिला के 3 चीज़ें हैं जो वो अपना एडेप्टेशन ला रहे हैं ताकि उनका जो है जल्दी से पोलिनेशन हो सके। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखनी है। और एक और चीज़, एनसीईआरटी की एक लाइन है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ये एक लाइन जो लिखी हुई है, जहाँ पे आपका एक वेलिस्नेरिया का डायग्राम बना हुआ है, आसपास ऐसा वो बाउंडर सा दिखा है, राइट साइड में नीचे ये लाइन लिखी हुई है। ये लाइन कई बार डायरेक्ट पूछी गई है। तो नेक्टर इज सिक्रेटेड फ्रॉम द फीडिंग द सिक्रेटेड फॉर फीडिंग द विजिटिंग इंसेक्ट। अब देखो, इंसेक्ट आपके फ्लावर पे आया है, जैसे आप करते नहीं हो, आपके घर पे कोई मेहमान आया हो तो उसकी खातिर करते हो, चाय पानी पिलाते हो, इसी टाइप का ये भी है कि नेक्टर यानी कि शुगर सॉल्यूशन हर उस इंसेक्ट को मिलेगा जो कि वहाँ पे आता है। क्यों? ताकि उसको वो शुगर सॉल्यूशन मिले और अगली बार फिर से वो विजिट करने आए तो फिर से उसी शुगर सॉल्यूशन के लिए आए। यहाँ पे प्लांट का जो काम है वो अपना चल ही रहा है और इंसेक्ट को खुद को भी मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है, तो ये म्यूचुअलिज्म, दोनों के फायदे की बात हो जाती है इस टाइप से। पोलन ग्रेन जो होते हैं इनके स्पाइनी होते हैं, हैवी होते हैं और सराउंडेड बाय येलो ऑयली स्टिकी मटेरियल, या फिर पोलन किट से सराउंडेड हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इनके पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? हैवी होते हैं, स्पाइनी होते हैं, ताकि तुरंत ही जो भी इंसेक्ट आ रहा है उसके पैर से, बॉडी पार्ट से तुरंत चिपक जाए। स्टिग्मा आर ऑफन इंसर्टेड एंड स्टिकी। जो स्टिग्मा है वो भी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो सकते हैं। सम फ्लावर प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर इंसेक्ट टू ले एग्स। ये एक बहुत ही यूनिक सी बात है, युक्का इसका एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो कुछ इंसेक्ट को अपने अंदर अंडे देने के लिए परमिशन देते हैं और इससे उनका जो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन है, पोलिनेशन है, सॉरी पोलिनेशन उनका इंश्योर हो जाता है 100% श्योरिटी के साथ। ये लेवर पाइप मैकेनिज्म है या टर्न पाइप मैकेनिज्म है, कई बार क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिर्फ पूछा जाता है कि लेवर पाइप या टर्न पाइप मैकेनिज्म मिलता किस में है? आंसर है साल्विया और सेज प्लांट। होता कैसे? ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, ये वाली सेकंड है, हालांकि कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली ये मान लो और फोर्थ वाली ये है।
बहुत ही सिंपल सा हो रहा है, ये सिंपल इस टाइप का फ्लावर होता है इसका। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आता है तो ये इस टाइप से यहाँ पे जैसे ही कदम रखेगा तो ये दबेगा, पीछे से आके टच करेगा। तो जब पूरा जो नेक्टर लेने के लिए, क्योंकि इंसेक्ट किस लिए आता है, नेक्टर लेने के लिए, तो नेक्टर लेने के लिए पूरा जब वो अंदर घुस जाएगा, पूरा अंदर घुस जाएगा, तो ये ऊपर का जो मैकेनिज्म है ना, ये उसका जो, ये देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये जो स्टेमन है ये इससे चिपक जाएगी, इसकी बॉडी से चिपक जाएगी। सेम फीमेल फ्लावर भी ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। अब जैसे मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर के पास ये आया, एंथर और स्टाइल है ना इसके पास, तो ये देखो क्या हुआ, ऐसा टाइप का था, इसमें जैसे ही अंदर नेक्टर लेने गया इंसेक्ट, ऊपर से इसका ये अटैच हो गया, यानी कि जितने भी यहाँ पे पोलन ग्रेन थे वो इसकी बॉडी पे ट्रांसफर हो गए। ठीक है, अब ये यहाँ से उड़ के गया। सेम फीमेल फ्लावर है, ये वाला फीमेल फ्लावर है, ये दोनों स्टिग्मा लिखा दिख रहा होगा। तो क्या होता है, जैसे ही आप दोबारा से इसमें आता है तो फीमेल फ्लावर भी उसी तरह से इससे चिपक जाता है। और इस बार चिपका क्यों है, ताकि वो इससे जो पोलन ग्रेन होंगे इसकी बॉडी पे, वो पोलन ग्रेन खींच सके, अट्रैक्ट कर सके और इसकी बॉडी से पोलन ग्रेन वापस ले लेता है। तो इसका तो पोलिनेशन हो गया इस प्लांट का, इसका फायदा हो गया। और इंसेक्ट का फायदा ऐसे हो गया कि उसको नेक्टर शुगर सॉल्यूशन मिल गया। इसी को टर्न पाइप या लेवर मैकेनिज्म, क्योंकि ये पाइप टर्न पाइप की तरह इसका स्ट्रक्चर है, ये देखो। नेक्स्ट, डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाता है नाम से। और भी तरह के यहाँ पे एडेप्टेशन देखे गए हैं, जैसे कि युक्का प्लांट में ऑब्लिगेट होता है। ऑब्लिगेट मतलब होता है कि युक्का और मॉथ, ये दो आपने सुना होगा, मॉथ जो है इंसेक्ट है और युक्का जो है वो प्लांट है, ये दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पूरी दुनिया से मॉथ इंसेक्ट हटा दें तो पूरे युक्का प्लांट मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पोलिनेशन कोई और नहीं कर पाएगा। इसको ज़रा अच्छे से समझते हैं। प्रोनूबा मॉथ उसका नाम है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये दोनों चीज़ें मैं समझाता हूँ, व्हाट इज ऑब्लिगेट एंड व्हाट इज सिम्बायोटिक। दो वर्ड हैं, एक्चुअली में ये इकोलॉजी का है, लेकिन चलो यही देख लेते हैं। पहला वर्ड है ऑब्लिगेट और दूसरा है सिम्बायोटिक। तो देखो, बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग, है ना। बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग। और सिम मतलब क्या होता है, टुगेदर, साथ में। इंग्लिश में ही लिख लो तुम लोग। सिम मतलब क्या होता है, टुगेदर, साथ में। यानी कि दो लाइफ एक साथ जी रही है, उसे सिम्बायोटिक बोलते हैं। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट शब्द का मतलब होता है कि एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऑब्लिगेट शब्द का मतलब होता है कि एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। समझ में आया? तो देखो क्या बोला मैंने, ऑब्लिगेट का मतलब होता है एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी कि अगर ये मॉथ मर गया तो इसका पोलिनेशन कोई और इंसेक्ट नहीं करवा सकता। कैसे? इसका जो फ्लावर होता है, इसका शेप, ये देखो, ये एंट्री है। इस फ्लावर का कुछ ऐसा स्पेशल पेक्यूलर शेप होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कि कोई और इसके अंदर एंटर कर ही नहीं सकता। कोई भी इंसेक्ट सिर्फ यही कर सकता है। तो जब एंटर करेगा तो इसके पोलन ग्रेन इससे अटैच हो जाएंगे, और जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा, फीमेल वाले पे, तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहा है। और अगर हम पूरे मॉथ हटा ही दें उस एरिया से, तो इनका कोई फ्लावर के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, इनका पोलिनेशन भी नहीं होगा। तो इसीलिए ऑब्लिगेट कहा गया है कि एक दूसरे को अगर हटा दिया तो दोनों मर जाएंगे। अब इसकी मैं बात करूं, युक्का प्लांट हमने सारे हटा दिए, तो युक्का प्लांट हटा दोगे तो मॉथ के जो अंडे हैं वो कहाँ से न्यूट्रिशन गेन करेंगे, क्योंकि वो फ्लावर के अंदर अपने अंडे भी तो दे रहा था। तो उसके अंडों को सुरक्षा मिल रही थी, इसका फायदा मॉथ का, और फ्लावर को ये फायदा है कि इसने हमारा पोलिनेशन करवा दिया। तो इसी तरह से सिम्बायोटिक और ऑब्लिगेट इसलिए क्योंकि कोई और ऐसा नहीं है कि कोई और मॉथ के साथ ये इस टाइप की प्रोसेस कर ले। ऐसा नहीं है कि मॉथ किसी और प्लांट के पास जाके अंडे दे दे। तो ये एक दूसरे पे ही निर्भर हैं। अगर कोई एक भी इसमें से हटा तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। इस टाइप का इसका कुछ फ्लावर होता है। बहुत सुंदर प्रोसेस है सिम्बायोटिक की, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हजारों बार ये सवाल आता है, कई बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, हर जगह इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, ट्रैपडोर मैकेनिज्म होता है स्पेसिफिक फाइकस या पीपल प्लांट की अगर हम बात करें, या फिर एरिस्टोलोचिया में फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म होता है, या पिटफॉल। सिर्फ एग्जाम्पल के नाम पूछे जाते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ पे आप एरिस्टोलोचिया का एग्जाम्पल देख रहे हो, जहाँ पिटफॉल का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो एरिस्टोलोचिया में इस टाइप का रहता है पूरा फ्लावर, इसके अंदर जाते हैं और जो भी इंसेक्ट रहता है वो पोलिनेशन करवाता है। या पीपल की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल ट्रैपडोर मैकेनिज्म इस टाइप का, क्योंकि जैसे ही इंसेक्ट है इसके अंदर चला जाएगा तो ट्रैप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पूरी तरह से पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे चले जाएंगे, फिर वो बाहर आएगा, फिर दूसरे में जाएगा, तो ऐसे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करता रहेगा। तो इस टाइप का होता है सिंपल, एक एक डायग्राम, एक एक एग्जाम्पल, दैट्स इट। बाय एलिफेंट,
आप खुद ही देख रहे होंगे ये एलिफेंट जो है वो किस तरह से एरिया में घूमता रहता है। तो जहाँ पे भी घूमता रहता है एलिफेंट के जो पैर हैं उसमें पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं और फिर किसी फीमेल फ्लावर पे वो कदम रखता होगा। हालांकि दब के उसका जूस निकल जाता होगा लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि आप खुद ही देखो एकदम पतले पतले फ्लावर है तो ज़मीन में ऐसे ही चिपक जाते हैं। तो फीमेल फ्लावर पे उसका पोलन ग्रेन वो छोड़ता हुआ जाएगा। तो सीड्स ट्रांसफर बाय एलिफेंट, निम्फिया इसका एग्जाम्पल है, वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ एग्जाम्पल है, निलम्बो एंड लोटस भी इसके एग्जाम्पल है, एलिफेंट भी, जबकि इतना बड़ा वो एनिमल है ये भी, और अमॉर्फोफैलस भी आप पढ़ेंगे वो भी इसी का एग्जाम्पल है ना। और ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो जो वर्ड है इट इंक्लूड्स बर्ड्स, ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स, एग्जाम्पल सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, ठीक है ना। बिगोनिया जो आप देखते हो, अब देखो इसको, जैसे ये भी, इनको भी नेक्टर चाहिए तो ये भी फ्लावर में इस तरह से अपना बीक डालती हैं तो इसके बीक पे पोलन ग्रेन आ जाता होगा। जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा फीमेल फ्लावर पे जाके वो जब भी नेक्टर लेगी तो वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर देगी। तो इस टाइप से प्रोसेस होती है और इसीलिए इसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। याद रखने का तरीका, ओ फॉर एग, ओ फॉर, क्योंकि एग जो है वो जनरली बर्ड्स ही देती है, ठीक है ना। अब रेप्टाइल वगैरह सभी देते हैं लेकिन चलो ठीक है, स्टिल हम अपना जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कायरेप्टरोफिली। जब हम बात करेंगे बैट्स की, कायरेप्टरो वर्ड का मतलब बैट्स हो गया, तो बैट्स अगर पोलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं दैट इज कायरेप्टरोफिली। एग्जांपल है एंथोसेफेलस, बिहुयाना और उसके बाद काइगेलिया प्लांट, ठीक है। मर्मेकोफिली मतलब टर्माइट्स और आंट्स उसमें पोलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं और इसका एग्जांपल है प्रोसोपिस एकेसिया। मेलेकोफिली, स्नेल्स अगर आपका जो पोलिनेशन है वो कैरी आउट करवा रहा है और इसका एग्जांपल है आपका एस्पीडिस्ट्रा, ठीक है ना, एस्पीडिस्ट्रा इसका एग्जाम्पल है और क्राइसेंथेमम प्लांट भी इसका एग्जाम्पल है। ये देखो, ये आपका पोलिनेशन बाय आंट्स और ये आपका पोलिनेशन बाय बैट्स। तो ये सिर्फ आपको डायग्रामेटिक एक आइडिया देने के लिए है, ये पोलिनेशन बाय स्नेल, ठीक है। तो ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है कि ये किस तरह से करते होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनिमोफिलस एंड एंटोमोफिलस फ्लावर। सबसे पहली एक बेसिक चीज़, मैं हमेशा बेसिक्स की बात करता हूँ। अगर आपको बेसिक आता है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप ऊपर की चीज़ आराम से कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड बताया था एनिमो, एनिमो शब्द का मतलब होता है एयर, और एंटोमो, एंटोमो शब्द का मतलब होता है इंसेक्ट। तो ये सबसे पहला बेसिक चीज़ है जो आप अपने दिमाग में बिठा के रखोगे जब डिफरेंस पढ़ोगे। स्टार्ट करते हैं। फ्लावर्स की बात हो रही है तो यहाँ के जो फ्लावर्स हैं वो स्मॉल हैं, ऑब्वियस सी बात है, एयर है, एयर जो है वो धक्का मारेगी ताकि जल्दी, तो फ्लावर छोटा। अगर यहाँ के फ्लावर की मैं बात करूँ तो फ्लावर बड़ा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आके इंसेक्ट लैंड करेगा, वहाँ बैठेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ के फ्लावर छोटे हैं, यहाँ के बड़े हैं। फ्लावर जो है इनकॉन्स्पिशियस हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्राइट कलर, एक साथ गुच्छे में इकट्ठे होंगे। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्राइट कलर, और कोरोला, कोरोला शब्द मतलब जानते हो ना, पेटल्स वगैरह को इंक्लूड करके बोलते हैं। तो क्योंकि इनके कलरफुल फ्लावर्स हैं तो ये दूर दूर फैले होंगे, काफ़ी बड़ा सा इनका मतलब एक ही फ्लावर काफ़ी बड़ा होगा, जैसे आपने चाइना रोज वगैरह देखा होगा, सनफ्लावर देखा होगा। ये ओडोरलेस है, ऑब्वियस सी बात है, इनको ओडोर की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने 3 चीज़ें गिनाई थी ना, कौन कौन सी थी? सबसे पहला आपका कलर, दूसरा ओडोर और तीसरा नेक्टर। तो ओडोरलेस, इनको ओडोर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टाइप का ओडोर होगा, या फिर फुल स्मेलिंग होगा, या फिर प्लीजेंट स्मेल वाला होगा। फ्लावर जो है इनमें नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, एडिबल पोलन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ओडोर हो गया और नेक्टर हो गया, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होना ज़रूरी हैं। ओडोर इसलिए ताकि इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट कर सकें, और नेक्टर इसलिए ताकि वो उनको रिवॉर्ड दे सकें, ताकि वो दोबारा भी यहीं वापस आए। सेपल और पेटल होंगे या तो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, यानी कि सेपल और पेटल की यहाँ पे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। पेटल मतलब वही कलरफुल पार्ट, अब इनको तो कलरफुल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेम फॉर सेपल्स। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सेपल और पेटल जो हैं वो वेल डेवलप होंगे, और अगर मैं पेटल्स की बात करूँ तो पेटल्स तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हाईलाइट अलग से ही हो रहा हो, इस टाइप का कलर, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा डार्क रेड देख लिया हो, डार्क येलो देखा हो, बहुत ही डिफरेंट कलर ऑरेंज कलर के देखे हों, तो इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। एंथर जो है यूजुअली एक्सर्टेड रहेगी, एक्सपोज्ड रहेगी, और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल रहेगी, ताकि ईजिली मूव करे और उस पर से पोलन ग्रेन गिरे।
एंथर जो है इंसर्टेड रहेंगी एक्सेप्ट व्हेन दे आर स्पेशलाइज्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट और प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। जो एंथर है एनिमल एंटोमोफिलस फ्लावर के केस में, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वेल एक्सपोज्ड रहेंगी। उसका रीज़न ये है ताकि इंसेक्ट उन्हें अच्छे से देखे, इसमें एक्सपोज नहीं रहेंगी। कारण ये है कि पहले इंसेक्ट आके बैठे उनके ऊपर, बैठेगा तब वो डिफरेंट वेज से जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर अटैच कर देंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि एंटोमोफिलस इंसेक्ट को फ्लावर के पास तक बुलाना है, पूरा एंड तक बुलाना है, इसलिए इनकी एंथर इतनी ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं रहेंगी। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर। मैंने बताया था ना, तुक्के वाला केस है कि 100 फेंका है, उसमें से कोई एक तो लग ही जाएगा, तो उस टाइप की चीज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। लेकिन इसकी मैं बात करूं, पोलन ग्रेन बहुत कम होते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई इंसेक्ट है, शॉर्ट आपको फर्टिलाइजेशन के चांसेस मिल रहे हैं, पोलिनेशन के चांसेस मिल रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है हज़ारों पोलन ग्रेन बनाने की। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन जो लाइट होंगे, अनवेटेबल होंगे। लाइट इस वजह से ताकि आराम से हवा में उड़ सकें। अनवेटेबल यानी कि प्योर, उनका एक ड्राइनेस, प्रॉपर टेक्सचर मेंटेन रहेगा। यहाँ के जो पोलन ग्रेन है हैवियर रहेंगे और स्टिकी रहेंगे। किससे स्टिकी? जो इंसेक्ट आएगा उसके पैरों से, बॉडी पार्ट से, उससे स्टिकी रहेंगे। पोलिनेशन जो है नॉन डायरेक्शनल, ऑब्वियस सी बात है, जिस तरफ हवा चली वहाँ पोलन ग्रेन उड़ गए। लेकिन ये डायरेक्शनल ऐसे है, क्योंकि अब देखो, अब आप पूछोगे सर पोलिनेशन जो है वो डायरेक्शनल कैसे हो गया। मैंने आपको बताया था ना, जो हनी बी रहती है वो भी ऐसा नहीं है रेंडमली कहीं की कहीं मूव कर रही है, उनका भी एक पर्टिकुलर उड़ने का डायरेक्शन होता है। या फिर सिंपल मैं बर्ड्स की बात करूँ तो बर्ड्स घोंसला बनाएंगे एक पेड़ पे, तो जहाँ भी जाएं आना तो उन्हें एक ही जगह वापस है ना। तो एटलीस्ट इंसेक्ट के जाने का कोई डायरेक्शन होता है, हवा का कोई डायरेक्शन नहीं होता। मान लो इस तरफ चलिए, पोलन ग्रेन उड़ के इधर गया, और मान लो थोड़ी देर बाद हवा चलनी बंद हो गई, वो वहीं उड़ता रहा हवा में, या दूसरी तरफ की चलने लगी तो उधर चला गया। तो ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल। स्टिग्मास जो होते हैं एक्सर्टेड होते हैं, बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं, और एक तरीके से मैं बोलूँ ऐसे रोटेट से होते रहते हैं ताकि जो भी पोलन ग्रेन उड़ रहा है उसको कैच कर लें। यहाँ के स्टिग्मा की अगर हम बात करें तो ये इंसर्टेड यानी कि दबे हुए रहते हैं, नीचे की तरफ रहते हैं। स्टिग्मा जो है ब्रांच होता है, हेयरी होता है, और कैची होता है पोलन ग्रेन को, ताकि आसानी से पकड़ सके। जैसे कि मैंने स्टिग्मा की बात की थी ना, तो अगर मैं ये स्टिग्मा की बात कर रहा हूँ, इस टाइप का है, तो मैंने बताया था हेयरी होगा, तो ये देखो इस टाइप का। ये इमेजिन करने में ये सबसे ज़्यादा आसान होता है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डायग्राम कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अगर मैं स्टिग्मा ऐसे बना के इमेजिन कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से इमेजिन होती है। जैसे पोलन ग्रेन उड़ के आ रहा है तो हेयरी होता है, फेदरी टाइप का होता है, तो यहाँ पे जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा इसमें फंस जाएगा और शॉर्ट आपको पोलन ट्यूब बना लेगा। तो इससे फर्टिलाइजेशन हो गया, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो अनब्रांच होते हैं और स्टिकी स्टिग्मा होते हैं, ताकि इंसेक्ट के पैरों से तुरंत चिपक जाए, ठीक है ना। तो ये वही है, यहाँ पे हवा की मदद है, तो जितने भी एडेप्टेशन हैं उनने एयर के हिसाब से कर रखे, और यहाँ पे जितनी भी एडेप्टेशन है उनने इंसेक्ट के हिसाब से कर रखे। 3 चीज़ें हैं जो कभी मत भूलना, सबसे पहला कलर, दूसरा ओडोर, और तीसरा नेक्टर। क्योंकि मानो ना मानो ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं और इन्हें तो कम से कम आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। स्टार्ट करते हैं विद एडवांटेजेस। इफ यू टॉक अबाउट एडवांटेजेस, क्रॉस पोलिनेशन इंक्लूड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, जहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें इंक्लूड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रॉस है ना, तो 2 अलग अलग प्लांट है सेम स्पीशीज के, जैसे ह्यूमंस में होता है सेम ही स्पीशीज है लेकिन 2 अलग अलग पर्सन है, दोनों के जेनेटिक कॉम्बिनेशन कंबाइन होंगे और एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, इसलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एंड हेंस वेरिएशन, और वेरिएशन होगा तो आगे चल के एवोल्यूशन के भी अच्छे चांसेस बनेंगे। तो नेक्स्ट, क्रॉस पोलिनेशन इंक्रीज द एडेप्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स एडेप्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, जितना ज़्यादा वेरिएशन होंगे, जितना ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा एडेप्टेशन पावर होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा वेरिएशन है तभी तो पता चलेगा कि एक वो तरीका होता नहीं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि मान लो इनमें से कोई एक तो सेटल हो ही जाएगा, तो इस टाइप का ही कुछ रहता है, एडेप्टेशन इसी से रिलेटेड रहता है टुवर्ड्स द चेंज इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, इट मेक ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म को बेटर फिटेड इन द एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेटर फिट हो पाए, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि 8-10 लोग साथ साथ कंपटीशन कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट होंगे। जैसे कि आपका पीएमटी भी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ही है, क्योंकि
बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप जितनी भी गिनती बोलते हो, मैं तो कभी इसको माइंड भी नहीं करता। कई सारे बच्चे हैं सर 16 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 17 दे रहे हैं, 18 दे रहे हैं। सही बात बताऊं तो पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ 20 और 30 हज़ार ही हैं जिनसे कंपटीशन करना है। और उनसे कंपटीशन करने के लिए अगर ये सब पढ़ के जा रहे हो तो ऑलरेडी आप अच्छा कर रहे हो। तो हमको नंबर पे नहीं जाना है, हमको नंबर्स नहीं देखने हैं, हमको सिर्फ अपना काम करना है, सीधी बात। तो स्टार्ट करते हैं आगे का ही। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ही एक एग्जांपल है। बस फ़र्क इतना है कि आपकी लाइफ का ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल में आप एलिमिनेट हो जाओगे, बस फ़र्क ही हो जाएगा, आपका पैथी चेंज हो जाएगी, आपके लाइफ के थोड़े से गोल्स चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा एडेप्टेशन आपको दूसरे फील्ड में करना पड़ेगा। लाइफ दूसरे फील्ड की भी अच्छी होती है। ये चीज़ें भी आपको किसी दिन टाइम लेके समझानी है। द प्लांट प्रोड्यूस थ्रू क्रॉस पोलिनेशन आर मोर रेजिस्टेंस टू डिजीज। ऑब्वियस सी बात है, एडेप्टेशन ज़्यादा होगा टू चेंजिंग एनवायरनमेंट और रेजिस्टेंस टू डिजीज़ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वेरिएशन है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इम्यूनिटी में भी वेरिएशन होगा। जिसकी ज़्यादा होगी उसको बीमारी नहीं होगी। बस यही तो यहाँ समझा है। सीड प्रोड्यूस आर यूजुअली लार्जर, लंबी होंगी, और ऑफस्प्रिंग है कैरेक्टर बेटर देन द पेरेंट्स। जैसे हाइब्रिड विगर की हम बात की थी ना, बड़ी सीड्स होंगी और बेटर देन पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पे भी आ गया। न्यू एंड मोर यूजफुल वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। नई और ज़्यादा यूजफुल वेराइटी, क्यों? क्योंकि वेरिएशन आ रहा है ना, तो वेरिएशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ना, वो हमेशा नई और बेटर चीज़ है। जैसे कि आप जो हो, अब आपके दादाजी थे, उनसे ज़्यादा बेटर आपके, अब ज़रूरी है हर बार नहीं होता, लेकिन हाँ ये चीज़ वेरिएशन आने की वजह से ही होती है कि आपके पिताजी और ज़्यादा स्मार्ट थे, आप में इंटेलिजेंस लेवल और ज़्यादा हाई है, आने वाली जनरेशन्स में इंटेलिजेंस लेवल और ज़्यादा हाई होगा। वो बस आप मोबाइल में देख के वेस्ट कर रहे हो, टीवी देख के वेस्ट कर रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। द डिफेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द रेस एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेट हो जाएंगे, कि जो गलतियाँ, जो क्या बोलते हैं शॉर्टकम्स फीमेल में होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी, जो शॉर्टकम्स फादर में होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी, और इन दोनों के एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिल के एक नया चाइल्ड बनाते हैं, इसीलिए ये सब एलिमिनेट हो जाता है। यील्ड नेवर फॉल बिलो एन एवरेज मिनिमम वैल्यू। इसी वजह से कभी भी जो यील्ड है वो कभी भी बिलो नॉर्मल वैल्यू फॉल नहीं होगी, ठीक है ना, हमेशा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो वेस्टफुल, बिकॉज प्लांट हैव टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। इसीलिए वेस्टफुल है क्योंकि प्लांट को बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। ये कोई ऐसा वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। एंड अदर एसेसरी स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू सूट वेरियस पोलिनेटिंग एजेंसीज। अदर स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं? एसेसरी स्ट्रक्चर, जैसे कि नेक्टर की बात की थी, जैसे कि फ्लोरल में मैंने बात की थी कि फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, तो ये एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं और वो डेवलप करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, अब फैक्टर ऑफ चांस इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन। अब चांस फैक्टर है, वैसे तो ये शॉर्ट है, कम से कम विंड पोलिनेशन और जो वाटर पोलिनेशन है उससे तो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ चांस फैक्टर है। बाई चांस नहीं हुआ तो आप उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट को बिरादरी से थोड़ी ना निकलवा दोगे, इंसेक्ट तो इंसेक्ट ही रहे। इट इज़ लेस इकोनॉमिकल है ये। सम अनडिजायरेबल कैरेक्टर मे क्रीप इन द रेस, क्योंकि वेरिएशन आ रहा है तो कुछ हो सकता है अनडिजायरेबल कैरेक्टर, कुछ जो हमारे काम के नहीं है, वेस्टफुल कैरेक्टर है, वो आ सकते हैं। दे आर वेरी गुड, द वेरी गुड कैरेक्टर ऑफ द रेस आर लाइकली टू बी स्पॉइल्ड, क्योंकि मान लो कोई एक है जो सुपीरियर है, सुपीरियर फीमेल का इन्फीरियर मेल पोलन ग्रेन आके गिर गया, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो एक्सवाइजेड सीड बनेगा वो उतना ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं बनेगा। तो ये चीज़ के डर भी रहते हैं। तो आई होप आपको ये सिंपल सा वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो समझ आया तो उसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। हालांकि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल अभी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बतानी ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले पोलिनेशन टॉपिक कवर किया। पोलिनेशन, अब हम एक सीक्वेंशियल पूरा एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं और क्या हो रही हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, क्योंकि हमको कुल मिला के जो सारे इवेंट्स हैं उनको देखना था। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारा आ गया था सबसे पहला स्टेप, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस में हमने मेल फीमेल दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। सेकंड, हमने पोलिनेशन को बहुत अच्छे से एंड तक क्लियर किया। नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर पोलिनेशन, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा है क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि पोलिनेशन में जो
एंटोमोफिली है, जो बाकी के पोलिनेशन के टाइप होते हैं, कायरेप्ट्रो, मेर्मिको, तो ये सारे जब खत्म होंगे उसी के बाद आपका जो क्रॉस पोलिनेशन है वो पूरा खत्म होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिर्फ आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जब पूरा पोलिनेशन खत्म हुआ तो उसके बाद हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे क्रॉस पोलिनेशन के, एंड थर्ड स्टेप होती है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जो भी रफली यहीं आती है कि पोलन और पिस्टिल में क्या इंटरेक्शन हो रहा है। हालांकि कोई भी बुक इस चीज़ को एज सच नहीं लिखती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं उनमें सिर्फ यही दो स्टैंडर्ड चीज़ें आती हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड पोलिनेशन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन क्वेश्चन आता है। आप बोर्ड एग्जाम की बात करो तो मुझे याद है मेरे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन आया था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के ऊपर, और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो हमारी होगी सेकंड नंबर पे, जो फर्स्ट ये प्रोसेस है। अगर मैं इसको प्री फर्टिलाइजेशन को ए लिख दूं तो इसको मैं बी लिखूंगा, और बी वाली जो प्रोसेस है दैट इज फर्टिलाइजेशन, जो हम जस्ट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सी स्टेप जो लास्ट होगी वो इवेंट जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली में ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन तक और फ्यूजन ऑफ गैमीट तक ही होगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट सिंपल इंक्लूडेड होते हैं फर्टिलाइजेशन में, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, इजीली समझ में आने वाला टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। पोलन ग्रेन जो है फीमेल पार्ट तक आ चुका है, कैसे भी आया हो आ चुका है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज द ग्रुप ऑफ इवेंट दैट अकर फ्रॉम द टाइम ऑफ पोलन डिपोजिशन ओवर द स्टिग्मा, यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर चुका है। जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर चुका है, और उसके बाद जितने भी इवेंट्स होंगे उसको हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलेंगे। कंपैटिबल पोलन आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, जो कंपैटिबल यानी कि जो इसी सेम स्पीशीज के होंगे और जो कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लायक होंगे। ठीक है। दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब ग्रो इनटू द स्टाइल। तो ये बेसिक सी 3 स्टेप हैं, जरा इनको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम समझें तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन, दिस इज फीमेल पार्ट, सो दिस इज ऑल पिस्टिल। ठीक है ना, ये पिस्टिल है पूरा का पूरा। ये मत बोलना सर स्टाइल को आपने लेबलिंग कर दिया और लिख पिस्टिल दिया है। एक्चुअली में ये पूरे पोर्शन को हम पिस्टिल बोलते हैं, फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल ही बोलते हैं। ठीक है, अब सही है। तो पिस्टिल है, पिस्टिल के ऊपर ये पोलन ग्रेन आके गिरा है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बहुत बेसिक सी बात। पोलन ग्रेन आने के बाद मान लो ये 3 तरह के पोलन ग्रेन आके गिरे हैं। ये जो प्लांट है ये मैंगो का है। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन है ये मैंगो का ही है। ठीक है, और दूसरा ये वाले जो पोलन ग्रेन है ये किसी और के हैं, तो इनकी पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, इसकी जो पोलन ट्यूब है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी इस टाइप से। और ये पोलन ट्यूब के थ्रू जो भी ओवरी है, ओव्यूल्स हैं, वहां तक पोलन ग्रेन आपका पहुंचेगा ना। सपोज इफ द पोलन ग्रेन, या फिर जो प्लांट है जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज नॉट मैंगो, और ये जो है अब वो हो चुका है, क्या बोलते हैं आपका एप्पल। ठीक है, एप्पल याद है ना, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो मान लीजिए ये एप्पल है, एप्पल में होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि खुद के पोलन ग्रेन का वो पोलन ट्यूब बनने नहीं देगा, या तो अगर बाय चांस जिद में वो बन भी गया तो बहुत स्लो बनेगा। ठीक है ना। अब ये तो हमारी पूरी पिस्टिल ही गायब हो गई। ठीक है, तो देखो इस बार क्या हुआ, इस बार हम ये देख रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन है ये वाला एप्पल का ही है मान लो। ठीक है ना, ये वाला एप्पल, वैसे तो तीनों एप्पल के ही मान लेते हैं, या फिर चलो इसको हम ले लेते हैं कि ये किसी और का, चलो मैंगो का ही आ गया था। तो इसकी तो ऑब्वियस सी बात है कोई पोलन ट्यूब बनेगी नहीं, स्पीशीज अलग है। लेकिन ये भी एप्पल का है और ये भी एप्पल का है, ये 2 पोलन ग्रेन एप्पल के हैं। फर्क ये है कि ये सेम प्लांट का है, या फिर चलो कोई भी एक XYZ सेम प्लांट का ले लो, ये सेम प्लांट का है। ये वाला जो पोलन ग्रेन है ये सेम प्लांट का है, और इसी वजह से इसकी पोलन ट्यूब जो है मान लो बन भी रही है लेकिन बहुत स्लो बनेगी, और इसकी जो पोलन ट्यूब है बहुत फास्ट बनेगी और तुरंत नीचे तक ये आ जाएगा। तो इस टाइप का फर्क होता है। दिस ऑल इवेंट्स आर कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन ग्रेन जैसे कि बताया वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं स्टिग्मा के सरफेस पे। नेक्स्ट,
जो केमिकल एक इंटरेक्शन होता है, वो इस बेसिस पे होता है कि इसका जो ऊपर का शुगर कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प होते हैं, याद होगा। तो यही पूरा उसका बेसिस होता है कि अगर ये हमारे पहचान के केमिकल हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना हम इसको पोलन ट्यूब बनाने का परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पोलन ट्यूब जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है। पोलन ट्यूब आती है यहाँ पे एंड तक, और किस पोजीशन में आप देखिए ध्यान से किस तरह से आता है। नेक्स्ट स्टेप, मेल जो गैमीट्स हैं वो यहाँ पे रिलीज होते हैं, ये दोनों मेल गैमीट चल रहे हैं, ये वेजिटेटिव सेल चल रहा होगा, ट्यूब न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं। तो इस टाइप से आपका आता है। तो ये बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद इस तरह से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, ये वही हैं पोलन ट्यूब, सारी चीज़ें जो आपने बहुत अच्छे से बेसिक चीज़ें पढ़ रखी है, वही चीज़ है। जब जैसे पोलन ट्यूब बन रही है तो ट्यूब न्यूक्लियस आप बार बार देख रहे हो कि सबसे आगे आ रहा है, यानी कि वेजिटेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस वाला जो सेल है ना, वो हमेशा आगे रहता है। ये वेजिटेटिव सेल या ट्यूब न्यूक्लियस वाला सेल एक ही नाम है। और ये जनरेटिव सेल जो आगे चल के मेल गैमीट बनाने वाला है, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, स्पर्म न्यूक्लियाई या फिर मेल गैमीट, ये पीछे चलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस हमेशा आगे चलता है। ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल कंसाइज वीडियो था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया था, सेकेंड स्टेप है जिसको हमें कवर करना है। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे वही सारी बेसिक चीज़ें चलेंगी जो इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम काफ़ी टाइम से पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट कंबाइन होंगे, मेल गैमीट यानी कि यहाँ पे कौन है मेल गैमीट, पोलन ग्रेन, कंबाइन होगा फीमेल गैमीट से। फीमेल गैमीट कौन है यहाँ पे, एम्ब्रियो सैक। तो इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर स्ट्रॉसबर्गर इन मोनोट्रापा प्लांट। ठीक है ना, इन द ईयर 1884। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस ये है कि किसने डिस्कवर किया था और किसने किया था। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, अगेन सेम वही चीज़ है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन टाइप की। पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर और शुगर कंटेंट को फ्रॉम द स्टिग्मा एंड स्वेल अप। ठीक है ना, जैसे स्वेल अप होगा तो इनिशिएट करेगा, इंटाइन जो पोलन ग्रेन की है वो ग्रो करेगी। इसको समझते हैं ज़रा। जैसा कि मैंने बताया था ना, पोलन ग्रेन जो है वो आपका मान लो इस तरह का है, ये मैंने इसकी इंटाइन बना दिया। ठीक है, इसकी जो एग्जाइन है वो कुछ इस तरह की होगी, है ना। ये थोड़ा इसको हम हटा देते हैं। तो इसकी जो इंटाइन है वो मैंने बता दिया था ऐसी होगी, और इसकी जो एग्जाइन है वो इस तरह से इसको कवर करके रखेगी। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन की जो इंटाइन और एग्जाइन है उसकी बातें हो गई खत्म। अब क्या होगा, जैसे ये स्वेल अप होगा, शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या होगा, ये स्वेल होगा, ये थोड़ा सा अपना साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, स्वेल अप होगा तो छोटे उससे बनाते हैं। तो क्या होगा, मान लो एक जर्म पोर, मैंने बताया था ना ये जर्म पोर है, तो यहाँ से इस तरह से पोलन ट्यूब आनी चालू हो जाएगी, इस तरह से ये पोलन ट्यूब डेवलप होनी चालू हो जाएगी। तो ये चीज़ समझ आई। सिंपल जो जर्म पोर है उसके अंदर से जो पोलन ट्यूब है वो इस तरह से बाहर आनी चालू हो जाएगी, और पोलन ट्यूब में जो बाहर की तरफ आएगा सबसे पहला वो कौन सा वाला होगा, वो होगा आपका वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल, और उसके बाद जो आएंगे वो आएंगे मेल गैमीट्स। ये चीज़ समझ आई ना। तो इस टाइप से पोलन ट्यूब बाहर निकलने लगेगी, इस टाइप से ये पोलन ग्रेन है। ठीक है ना, ये शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी इंटाइन जो है, ये क्या शो कर रहा है, ये इसकी इंटाइन शो कर रहा है। तो बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, फिर से एक बार बता दूंगा एंड में। तो स्टार्ट करते हैं। ये जर्म करेगा, पोर जो जर्मिनल पोर है एक्साइन का, उससे बाहर निकलेगा। वन पोलन ट्यूब डेवलप इन द कैप्सुला एंड मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब डेवलप होती है कैप्सुला और ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में, जिसको हम मोनोसिफोनस बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल और सिफोनस यानी कि पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। मोर देन वन पोलन ट्यूब भी बन सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल मालवेसी, कुकुरबिटेसी, और इनको हम पॉलीसिफोनस बोलते हैं। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन
बाय चांस कभी मान लो इन्हें मोनोसिफोनस देखे, उसके एग्जाम्पल सामने देखे, मैच द कॉलम दे दिया तो सिंपल बेसिक सी चीज़ है, नाम से ही हमको समझ आ रहा है मोनोसिफोनस और पॉलीसिफोनस, बहुत बेसिक बातें हैं, आपको सिंपल याद रखनी है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल, दैट्स इट। तो फिर से क्या बताया था मैंने ये बताया था कि सिंपल यहाँ पे जो आपका पोलन ग्रेन है वो जैसे नॉर्मल बिहेव करता है उसी टाइप से चल रहा होगा। जैसे ही पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन के बाद ये स्टेप आ गई, ये वाली जो स्टेप है इसको समझना जरूरी है, जो मैंने अभी बहुत डिटेल में समझाई थी। फिर से एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, 2 सेकंड के अंदर आप फिर से जो पुरानी बातें जो आपने इतनी सारी देखी थी। तो यहाँ पे मैं इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन बनते रहें, कॉन्सेप्ट में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे बेशक 2-5 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए। तो यहाँ पे ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट के ऊपर पोलन ग्रेन आके गिरा और पोलन ग्रेन जो है वो नीचे पोलन ट्यूब बनाने वाला है, ठीक है। क्या होता है, अब इस वाले स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे क्योंकि यही स्ट्रक्चर है जो इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। ये आपकी एक्साइन है, ये आपकी एक्साइन है और इसके अंदर प्रेजेंट होगा इंटाइन के साथ पोलन ग्रेन। ये लाल कलर से मैंने इसकी इंटाइन बना दी, ये बना दिया मैंने पोलन ग्रेन। तो ये जैसे इसके ऊपर आके गिरेगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा शुगर कंटेंट, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या हो गई थी, पहली स्टेप हो गई थी पोलिनेशन होना, पोलन ग्रेन का यहाँ पे आना। दूसरी स्टेप क्या है, शुगर सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करना। कहाँ से, स्टिग्मा के ऊपर से। कौन करेगा, पोलन ग्रेन करेगा। तो क्या बोला मैंने, दूसरी स्टेप क्या होगी कि स्टिग्मा के ऊपर से पोलन ग्रेन शुगर सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा और एनलार्ज, फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। और जैसे ही स्वेल अप हो जाएगा तो उसकी जो इंटाइन है वो बाहर आनी चालू हो जाएगी और इसी को हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। इसी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेप, दैट इज पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये चीज समझ में आई ना। पोलन ट्यूब में जो आगे की तरफ होगा वो वेजिटेटिव सेल होगा और पीछे की तरफ जो होगा वो गैमीट, वो दूसरा वाला जो सेल था मेल गैमीट बनाने वाला था वो सेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन की हम बात कर रहे थे तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ये मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें यही डायग्राम्स में बताया गया आपको कि यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन ये एब्जॉर्ब करेगा, पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी, ये ट्यूब न्यूक्लियस हो जाएगा, ये जनरेटिव न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, या फिर मेल गैमीट बनाने वाला सेल हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई ना। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि इसको एंट्री तो लेनी ही पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो एंटर करेगा इनटू द पोलन ट्यूब एंड दैट इज फॉलोड बाय द जनरेटिव सेल, या फिर अगर ये डिवाइड हो चुका है तो 2 मेल गैमीट्स, ठीक है ना। तो पहले वेजिटेटिव सेल देन जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है कंट्रोल करेगा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को, उसका ग्रोथ को। बोथ मेल गैमीट जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और पीछा करते हैं वेजिटेटिव सेल का। मैंने बताया था ना, ऐसी पोलन ट्यूब जाएगी, आगे वेजिटेटिव सेल चलेगा, पीछे 2 छोटे छोटे मेल गैमीट चलेंगे, इसी टाइप का। बोरोन और कैल्शियम आयन जो होते हैं, मेनली बोरोन, आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन शायद आ जाए, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहता हूँ क्योंकि पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के क्वेश्चन उतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखे नहीं गए हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एंजाइम जो हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस टेम्परेचर रेंज में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मत याद करना। पोलन ट्यूब शो एपिकल ग्रोथ एंड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ये भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइडिया होना चाहिए, एपिकल ग्रोथ मतलब एपिकल सेल्स ग्रो कर रहे हैं। दूसरा कीमोट्रॉपिक, केमिकल के थ्रू, केमिकल की मदद से चीज़ें हो रही हैं। तो ये डायग्राम है, ये आपको समझना पड़ेगा। छोटा सा डायग्राम है, बस छोटा सा टाइम लगेगा इसको समझने का। तो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन है, ट्रांसफर हुए, इसके अंदर आ गए। यहाँ पे इस टाइप से आप देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, वेजिटेटिव सेल जो है वो आया होगा, और दूसरा यहाँ पे एक्चुअली में ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो मुझे बताना था कि ये गलत है। एनसीईआरटी का डायग्राम है लेकिन गलत है, ये कई बार होता है, मिसप्रिंट हो जाता है। तो क्या हुआ था, सबसे पहले मैंने बताया था पोलन ट्यूब ये रही। पोलन ट्यूब को गाइड बुलाया किसने होगा अपनी तरफ, किसने अट्रैक्ट किया होगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये रहा फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है उसने अट्रैक्ट किया होगा जो पोलन ट्यूब है उसको। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई बार एमसीक्यू आया है। आगे कौन होगा, वेजिटेटिव सेल होगा, पीछे 2 मेल गैमीट होंगे, ठीक है। जैसे ही अंदर आएंगे उसके बाद फिर इनका फर्टिलाइजेशन होगा, और ये बेसिक स्टेप है जो आपको समझनी चाहिए थी।
तो ये एनसीईआरटी की लेवलिंग गलत है, इसको सही कर लेना और फिलीफॉर्म अपैरेटस के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। तो जब हम आगे देखते हैं तो आगे हमको कुछ और टॉपिक मिलते हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के फर्टिलाइजेशन के बारे में बोला गया। फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री किस जगह से हो रही है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन हमने बनाया है ये इस बेसिस पे बनाया है कि पोलन ट्यूब की एंट्री किस डायरेक्शन से हो रही है। फॉर एग्जांपल पोरोगेमी, इसमें पोलन ट्यूब जो एंटर करती है ओव्यूल में वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है और इसको हम पोरोगेमी बोलते हैं। एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म्स हो गए। नेक्स्ट चलाजोगेमी की अगर मैं बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है चलाजा से एंड करेगी। ठीक है ना, पोलन ट्यूब जो एंटर करती है वो चलाजा से एंटर करेगी। एग्जाम्पल है कैजुआरिना हो गया, और ये जो है एग्जाम्पल दूसरे बेटुला इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। मीजोगेमी जो पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल में वो या तो इंटीग्यूमेंट से करेगी जैसे कुकुरबिटा में होता है, या फोनिकल से करेगी जैसा कि पिस्टासिया में होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक बार डायग्राम देखोगे सब समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पोरोगेमी है, सॉरी, तो पोरोगेमी है तो सिंपल आपका जो माइक्रोपाइल एंड है वहां से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है। चलाजोगेमी है तो सिंपल जो चलाजा से है वहां से एंटर करेगी, और बाकी का मीजोगेमी यानी कि बीच में कोई इंटीग्यूमेंट वाली जगह हो गई, फोनिकल वाली कहीं से भी XYZ जगह हो गई वहां से एंटर करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू।